बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और सबसे पहले आपको बताते हैं बच्चों की पसंदीदा जेली के फवायद के बारे में, जो जिसे अब तक तो हम बच्चों को रोकते रहते कि जी जेली ना है, लेकिन उसके फवायद भी हैं। अच्छा, आप बच्चों को रोकते रहे, मैं तो खुद भी बड़े शौक से खाती हूँ और बच्चों को बड़े शौक से खिलाती हूँ। ये एक जायकेदार मीठे के तौर पर वैसे तो जानी जाती है, लेकिन जो हालिया तहकीकात है उसके मुताबिक अब ये फवायद इसके जो सामने आए हैं हैरत अंगेज हैं, क्योंकि बगैर अगर इजाफी चीनी के आप इसको एतदाल के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यही है ना कि एतदाल हमसे होता नहीं है, हम नहीं, लेकिन एतदाल करना तो ज़रूरी है। और वैसे भी इसके अंदर खुद से एक मीठा मौजूद होता है, शुगर मौजूद होती है, इसलिए आपको इसको मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये रंगीन, नरम और मुलायम जेली हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है जनाब। इसमें मौजूद पानी, जेलेटिन हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करता है और साथ साथ हमें यंग भी रखता है। ग्लाइसिन नामी एक अमीनो एसिड भी इसमें मौजूद होता है, जो सोजिश को कम करने और जल्द की नई तहें बनाने में मददगार होता है और जोड़ों की सोजिश के खिलाफ दिफाई किरदार भी अदा करता है। तो हैरान कुन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके फवायद मौजूद हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मर्ज से जो लोग परेशान हैं उस खतरे को भी ये कम कर देता है और फिर मेटाबॉलिज्म को भी मुतहरक रखता है। तो इसलिए इसके फवायद तो बहुत ज़्यादा हैं और खाने का जो शौक रखते हैं, खाने का आपका दिल करता है, उस आपकी क्रेविंग को भी कम करता है जी। ये एक और एक जापानी तहकीक है जिसके मुताबिक जेलेटिन का जो ग़िज़ा है ग्लाइसिन, वो दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर को मुतहरक कर देती है जो कि हमारी नींद के मयार को भी बेहतर बनाते हैं और हमारी नींद का दौरानिया अच्छा हो जाता है। और जो लोग बेख्वाबी का शिकार अफराद हैं उनके लिए ये कुदरती तौर पर एक हल इसके अंदर मौजूद है। तो जेलेटिन को कोलाजन जो है वो भरपूर होता है, जो जिल्द की साख को बेहतर बनाता है, बढ़ती उम्र के असरात को भी तो मेरे ख्याल में लगभग 100 से ज़्यादा बीमारियों का हल तो लगता है। अच्छा, इसके अंदर आप देखिए, आप जेली अगर खाते हैं ना तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है और टाइटनेस, जिसके लिए आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं, महंगे महंगे आपको जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो जेली को खाइए, बगैर मीठे के खाइए और उसके फवायद से मुस्तफीद होइए और बचपन की यादें भी तो ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल, हमारी तो बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। हम भी जाकर इसको बनाएंगे और खाएंगे, इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप भी इस्तेमाल कीजिए ताकि बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब। तो सबसे पहले आज हमारी प्रोग्राम की स्टोरी होगी दौरे बांग्लादेश के लिए। पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार रहेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रिटेनरशिप बजट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, कई गुना उसमें इजाफा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे अहम मामले की। इसराइल का फ़लस्तीनियों पर जुल्म जबर का नया मंसूबा तैयार कर लिया गया है। फ़ौज को रफ़ा में हिरासती कैंप कायम करने का हुक्म दिया गया है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा और किस तरह से सीज़ फायर को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू वाशिंगटन में मौजूद हैं। अमेरिका में मौजूदगी के दौरान कोई बड़ा और अहम फैसला हो जाता है तो यकीनी तौर पे वो खुशाइंद होगा। उसके बाद बात करेंगे कराची से गजा तक उम्मीद का सफ़र। पाकिस्तानी कंपनी ने माजूर फ़लस्तीनी बच्चों को मसनूई बाजू फ्राहम कर दिए। बहुत ही बड़ा एहसन इकदाम, इस पर तफसील से होगी बात। और फिर बात करेंगे नाज़रीन, वफाकी काबीना ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। और पहले चीनी बरामद फिर दरामद, आखिर मामला क्या है? ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हर साल का मुद्दा है जिसे उठाया जाता है। पहले एक्सपोर्ट की जाती है, उसके ऊपर हुकूमत से सब्सिडी ली जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है। उस कमी को पूरा करने के लिए उस पर अलहदा से सब्सिडी होती है। और ये सारे जो फ़वायद हैं जो कि शुगर डैडीज़ को हासिल होते हैं, वो हमारी जेबों से जाते हैं, वो आपकी और मेरी जेब से जाते हैं। और इस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि 180 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो पे हो चुकी है इसकी जो प्राइस है। लेकिन ये मामला क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे ज़्यादतीस पाकिस्तान में हलाकतों का सबब बनने वाली 8वीं बड़ी वजह बन चुकी है। पाकिस्तान में 24,000 बच्चे टाइप 1 ज़्यादतीस का शिकार होने का इंकशाफ। क्या वजूहात हैं, इन पर बात करेंगे। और बच्चों में शुगर की बीमारी से जान कैसे छुड़ाई जाए, इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब, जो कि दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें सलमान अली आगा को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में कप्तान बरकरार रखा गया है। बिल्कुल, ये एक तब्दीली है। साथ में एक और तब्दीली ये भी है कि उनके साथ नायब कप्तान इस बार नहीं रखा गया है, क्योंकि अनफिट हैं कुछ हमारे खिलाड़ी। और इसी वजह से शादाब खान के बारे में भी खबरें आ रही थी, लेकिन नया नायब कप्तान कोई नहीं रखा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3
T20 मैचेस 20 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। स्क्वाड में तजुर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों को एक साथ रखा गया है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस आ सके, जो नए उनको सीखने का मौका मिले और बेहतर की जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा नए प्लेयर्स उठाएं। कुछ नए खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी उनको भी आजमाया जाएगा, जबकि मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान को विकेट कीपर्स के तौर पर शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 16 जुलाई को बांग्लादेश पहुंचेगी, जहां पर दोनों टीमों के माबैन पहला T20 मैच 20 जुलाई को शुरू होगा। अहमद कुरैशी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद आपको। अहमद, 15 रुकनी स्क्वाड तरतीब दिया गया, कुछ सीनियर खिलाड़ी भी इसमें शामिल किए गए हैं और कुछ जूनियर खिलाड़ियों के साथ एक कॉम्बो बनाया गया, कॉम्बिनेशन रखा गया है। क्या समझते हैं कितना बैलेंस स्क्वाड है और इन तमाम खिलाड़ियों के साथ आप हमारी आने वाली परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हैं? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, जो स्क्वाड है वो मेरे ख्याल में काफ़ी बैलेंस्ड है। अगर हम अपनी ऑपोजिशन को देखें जो कि बांग्लादेश होगी अपकमिंग सीरीज में, सिवाय एक दो सिलेक्शंस के मुझे बाकी सिलेक्शंस सूटेबल लगती हैं। मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है स्क्वाड में। मोहम्मद नवाज की मुझे नहीं पता कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, सिवाय इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेलते हैं, ये उनको एक एज हासिल है। और क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग हेड कोच वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की हैं, तो शायद वो इस बेस पे उनको ले आए हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में बैलेंस स्क्वाड है। सीनियर प्लेयर्स भी हैं, कुछ जूनियर प्लेयर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब जिन यंग प्लेयर्स को स्क्वाड में रखा गया, आई होप कि उन्हें मैचेस भी मिले, उनको प्रॉपर चांस भी मिले, सिर्फ उनको बेंच पे ही ना बिठाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान की टीम कई लिहाज से बेहतर है बांग्लादेश की टीम से, लेकिन होम ग्राउंड का एज तो बहरहाल बांग्लादेश को हासिल होगा। तो यकीनी तौर पे हमें अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए भी बड़े मार्जिन से ये सीरीज़ जीतनी होगी। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखें, होना तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट और जिस तरह से हमारी एक T20 की काफ़ी बैलेंस साइड बन चुकी है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जीतना तो चाहिए, ना सिर्फ रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बल्कि आगे एशिया कप आ रहा है तो उसकी तैयारी को भी सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को परफॉर्म करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के में इतना पोटेंशियल है कि वो इजीली वाइट वॉश कर सकती है बांग्लादेश की टीम को। जबरदस्त। ये भी अहमद बताइएगा कि अब बजट बढ़ाया जा रहा है, रिटेनरशिप बजट जो है वो उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया है। अखराजात जो तकरीबन 1173 मिलियन पर पहुंचा दिए गए हैं और 30 खिलाड़ियों के बजाय 35 खिलाड़ी भी कर दिए गए हैं, जबकि पहले 25 खिलाड़ियों के साथ मुआहिदा था, अब 30 खिलाड़ी। तो क्या परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि बजट बढ़ाना पड़ा? परफॉर्मेंस तो हम सबके सामने है, लेकिन पीसीबी के अपने भी ऊट पटांग फैसले हैं। एक होता है कि पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर डांस करना। पीसीबी हमेशा कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर नाचता है। अब आप देखें कि कितना पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा वेस्ट किया गया। चैंपियंस कप मुतारिफ कराया गया ODI और T20 फॉर्मेट में, फिर उसमें 5 मेंटोर्स रखे गए, उनको 50-50 लाख सैलरी दी गई, 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए गए। अब सडनली चैंपियंस कप खत्म कर दिया पीसीबी ने, सारे मेंटोर्स फारिग कर दिए हैं और उनको जो पैसे दिए गए या दिए जा रहे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो जब आप इस तरह से 50-50 लाख की अमाउंट, बड़ी अमाउंट जिसको आप अपने ग्रास रूट लेवल पे लगा सकते हैं, क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगा सकते हैं, जब वो पैसे वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बाकी मामला चलाने के लिए, निज़ाम चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। फिर बहुत सारा पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से भी इखराजात हुए हैं, तो वहाँ से भी जाहिर है कि पाकिस्तान को अब पैसे चाहिए, तो इस वजह से बजट बढ़ाया गया। तो आपको लगता है कि अहमद फिर बाकी खेलों को भी मोहसिन नकवी साहब की सरपरस्ती में दे देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो सतेलों वाला सलूक है और वो सारे खेल जो नज़रअंदाज हो रहे हैं, उन खिलाड़ियों का, उन बाकी स्पोर्ट्स का क्या कसूर है फिर? देखिए, मोहसिन नकवी की बात नहीं है। मेरे ख्याल में कोई भी चेयरमैन होता तो उसकी ये डिमांड होनी थी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है और स्टेडियम की रेनोवेशन भी हुई है। उसके अलावा फिर जब आप एक ICC इवेंट होस्ट करें तो यूजली उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं होते, बल्कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो तो मतलब एक चीज थी। फिर दूसरा, पैसा वेस्ट भी तो बहुत करता है ना पीसीबी। अब जैसे मैंने बताया कि मेंटोर्स को 50-50 लाख दे दिया, तो हु वर गुड फॉर नथिंग। तो फिर जब आप पैसा वेस्ट करेंगे तो आपको जाहिर है फिर दोबारा बजट में
इंक्रीमेंट अच्छा चाहिए अहमद, हम होगा। एक और चीज़ भी देख रहे हैं कि नई तकर्रियाँ हो रही हैं, सालाना तनख्वाहों में भी इजाफा हो रहा है, दीगर स्टाफ जो है उसको भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और ये सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स बजट में जो है वो 444 मिलियन रुपए रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर क्रिकेट के ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो है तो वुमेन क्रिकेट टीम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये तमाम इंसेंटिव जो है, ये तमाम वसाइल सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं मेंस क्रिकेट टीम को दस्तियाब होते हैं। तो क्या अगर क्रिकेट के ऊपर भी सिर्फ फोकस है तो वुमेन क्रिकेट टीम को भी थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत नहीं है? देखिए, आपके दोनों पॉइंट बहुत वैलिड हैं। पहले तो जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनका कोई सर पैर नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट में जो उनके साथ केयर टेकर वज़रा थे, उनको मोहसिन नकवी साहब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाब रियाज को आप देख लें, कभी वो डायरेक्टर बन जाते हैं, कभी वो मेंटोर्स के मेंटोर बन जाते हैं। आजकल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिवर्स स्विंग सिखाने का ठेका उठाया हुआ है, हालांकि खुद वो एक ऑर्डिनरी बॉलर रहे हैं। सिवाय शेन वॉटसन के अगेंस्ट स्पेल के या इंडिया के अगेंस्ट जो 5 विकेटें उन्होंने 2011 में ली थी, उसके अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और इन दोनों परफॉर्मेंसेस का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया था। उनके पर्सनल माइलस्टोन की हद तक वो ठीक है। फिर इसी तरह आमिर मीर हैं, जो हामिद मीर साहब के भी भाई हैं, वो उनके साथ केयर टेकर गवर्नमेंट में थे, उनको वो ले आए। कल बल्कि उन्होंने स्क्वाड भी अनाउंस किया है। अब मेरे ख्याल में शायद उन्होंने कभी जिंदगी में बल्ला भी नहीं उठाया होगा, लेकिन वो पाकिस्तान की यही सवाल है, यही सवाल है। आप सारी बातें जो कर रहे हैं अहमद, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं 100%, लेकिन किस्मत के धनी तो हैं बहरहाल वो। और ये जो आपने स्क्वाड ऐलान करने की बात की, सिलेक्शन कमेटी कहाँ पे थी जिनका ये काम है, उनकी तरफ से क्यों नहीं किरदार अदा किया गया? और ये कौन फिर सिलेक्ट कर रहा है सारे खिलाड़ी और टीम्स? देखें, फिर मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को तो इन्होंने सिर्फ गालियां खाने के लिए रखा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब हार जाएगी, जब बेइज्जत कराना होगा तो उनको आगे कर देंगे। अब पूरी दुनिया में आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लें, इवन नामीबिया या युगांडा का भी बोर्ड होगा, तो उनकी सिलेक्शन कमेटी टीम अनाउंस करती है। इस तरह से वो लोग अनाउंस नहीं करते जिनको गुल्ली डंडे और क्रिकेट में फर्क भी ना पता हो। फिर वुमेन टीम की जो मोहतरमा ने बात की है, मेरे ख्याल में वुमेन टीम की अभी रिसेंट पास की बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। उनकी अप्रिसिएशन के लिए पीसीबी ने कुछ फाइनेंशियली उस तरह से अनाउंस नहीं किया। फिर बहुत सारी जगहों पे, खासतौर पे ग्रास रूट लेवल पे वुमेन्स टीम पे बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन पीसीबी की प्रायोरिटीज ये लग रही हैं कि जो भी टीवी पे बैठ के तनकीद करेगा उसका मुंह बंद करने के लिए उसको पीसीबी में लाया जाएगा, हैवी पैसे दिए जाएंगे और पीसीबी का पैसा ऐसे उड़ाया जाएगा जिस तरह किसी के वालिद साहब की जाती जागीर हो। तो जब आप ऐसे फैसले करेंगे तो जाहिर है आपकी वुमेन क्रिकेट भी मुतासिर होगी, जो ग्रास रूट क्रिकेटर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, वो भी मुतासिर होंगे, पीसीबी का स्ट्रक्चर भी मुतासिर होगा और फिर आपको मजीद पैसे मांगने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताएगा अहमद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कप्तान तो सलमान अली आगा को रखा गया, लेकिन नायब कप्तान कोई नहीं रखा गया। एक तो सलमान अली आगा को कप्तानी में आप किस तरह से देखते हैं टीम की परफॉर्मेंस, दूसरा आप नायब कप्तान का ना होना, ये कितना बड़े सेटबैक है? क्योंकि अगर नायब कप्तान नहीं है तो इसका मतलब आप किसी और को समझते ही नहीं है कि वो जिम्मेदारियाँ उठा सकता है, ये वजह है? देखिए, सलमान अली आगा की जहाँ तक बात है तो मैं खुद भी इस हक में था कि उसको तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कैप्टनसी है वो मेरे ख्याल में उसके अंदर वो इंटेंट है जो हम मिस कर रहे थे पिछले 2-3 साल में। स्पेशली बाबर की कैप्टनसी में हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई, एक पॉजिटिव इंटेंट या एग्रेसिव अप्रोच। तो उसका हमें रिजल्ट भी नज़र आया। जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला है, जीतना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन जिस तरह से खेला है वो मैटर करता है। वो तो ठीक है, अगर उसको कैप्टन कंटिन्यू किया मेरे ख्याल में अच्छा फैसला है। लेकिन जहां तक बात है वाइस कैप्टन की, तो शादाब की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। जिस बंदे से अपनी फुल टॉस कंट्रोल नहीं होती वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलेगा? वो जाहिर है पीछे सिफारिशी कोटे की बेस पे वो आ गया था टीम में, फिर आपने उसको ऊपर से एडजस्ट करने के लिए या पक्का करने के लिए वाइस कैप्टन बना दिया। और ये बिल्कुल अच्छी बात आपने की है कि क्या आपको ये 15 के स्क्वाड में सलमान अली आगा के अलावा कोई इस काबिल नहीं लगा कि जिसको आप वाइस कैप्टन बना सकें। छोटी सी टीम्स के अगेंस्ट, खासतौर पर बांग्लादेश जैसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने यंग प्लेयर्स को कैप्टन, वाइस कैप्टनसी या इस तरह का रोल दें और उनकी जो ग्रूमिंग है आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में आपके पास एक बैकअप कैप्टन तैयार हो। लेकिन पीसीबी की जो प्रायोरिटीज हैं, जाहिर बात है वही बात है, जब नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे जिनको क्रिकेट का सिरे से ही नहीं पता, तो फिर उन्होंने ऐसे ही फैसले करने हैं। तो एक वजह ये भी है कि वो चाहते हैं कि गैप फिल ही ना हो, यूं ना हो कि कोई अच्छा परफॉर्म कर जाए तो फिर शादाब की जगह ना बनती रहे। और साथ में
साथ में थोड़ा सा ये भी बस ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि एक साथ सबका अनफिट हो जाना ये इत्तेफाक है या उनके जो अपनी इंटरेस्ट है वो उसमें की कमी है जिसके बायस फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हमारे खिलाड़ी? देखें, जब पीसीबी जो है ना प्लेयर्स को मुंह उठा के एनओसी दे देगा और भेज देगा एरी गैरी लीग्स में, और जब वो एक लीग के बाद दूसरी लीग खेल रहे होंगे लगातार, इन लोगों को ये भी पता है आगे एशिया कप आ रहा है, तो बे रिकवरी टाइम आप कितना दे रहे हैं अपनी बॉडी को? जब आप मशीन की तरह बैक टू बैक मैचेस खेलेंगे तो इंजरीज तो होंगी। दूसरी बात जो आपने की है कि शादाब वाली के उसको फिट इन करने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए उसके चक्कर में अबरार के साथ ज्यादती होती रही। पहले उसको पूरी दुनिया घुमाई बाबर आजम ने, लेकिन खिलाया नहीं, लेकिन वो परफॉर्म कर गया तो शादाब की जगह खतरे में न पड़ जाए। बहरहाल शादाब की क्योंकि परफॉर्मेंस ही इतनी थर्ड क्लास थी, अबरार को खिलाना पड़ा, वो परफॉर्म कर गया, उसने अपनी जगह पक्की कर ली। फिर वही चीज रिपीट की सुफियान मुकीम के साथ कि उसको हालांकि उसका साउथ अफ्रीका का अगर आप टूर देखें या न्यूजीलैंड वाला देखें, तो जहां आपके सारे बॉलर्स की 18-20 की इकॉनमी थी, उसकी 6 की इकॉनमी थी T20 में। और उसके अलावा जो मैच वो खेला वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती भी, उसकी 3 या 4 विकेटें भी थी 6 की इकॉनमी से। तो उसके बावजूद आपने उसको इसलिए कंटिन्यूसली नहीं खिलाया कि वो परफॉर्म कर गया, तो जो रही से ही कसर है कि एक तो अबरार ने जगह पक्की की हुई है, इसने कर ली, तो फिर तो शादाब की छुट्टी हो जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि शादाब खान ने कौन से पाकिस्तान को बड़े तमगे या वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं कि हम उसके बगैर आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी क्रिकेट को और अपने मुल्क को छोटा कर दिया है, खिलाड़ियों को बड़ा कर दिया है, और जो सिफारिशें करने वाले हैं इन प्लेयर्स के, उन्होंने दाढ़ियां और टोपियां तो पहनी हुई हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब आप ऐसे प्लेयर्स की आप सिफारिश करें जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये आप बाकी प्लेयर्स के साथ जाती कर रहे हैं, तो इस तरह मजहबी बनने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दामादों का ख्याल तो रखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, बहरहाल ये आपकी राय है, हम इसका एहतराम करते हैं। और सेलेक्ट करने वाले हैं, जो सिफारिश करने वाले हैं, उनको भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान टीम होनी चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दरअसल हम आगे बढ़ते हैं और आप कुछ बात करते हैं। हांगकांग में रोनाल्डो म्यूजियम का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस CR7 लाइफ म्यूजियम में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ट्रॉफियां, जर्सियां और दीगर अशिया रखी जाएंगी। और इसके साथ साथ तस्वीर भी हैं, और तस्वीर लेने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद म्यूजियम का रुख कर रही है, और फैंस का ये जोशो खरोश काबिल दीद है। और वैसे भी रोनाल्डो की जब बात आती है तो फैंस बहुत जज्बाती हो जाते हैं, और बच्चे तो उनके दिलदादा हैं ही। बिल्कुल, जो फुटबॉल देखता है, ये जो फुटबॉल नहीं भी जिसको पसंद, वो भी मेरे ख्याल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ़ैन नज़र आता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए बहुत ही तवज्जो का मरकज़ बन चुकी हुई है। और इस वक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, आपको पता है सऊदी अरब में मुक़ीम है, और उनका इरादा भी ये है कि वो मज़ीद अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो सऊदी अरब के साथ ही गुजारना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। इज़्ज़त उनको वहाँ पर मिली है, जो प्रोटोकॉल उनको वहाँ पर मिल रहा है, यकीनी तौर पर वो भी काबिल सताइश है, वो डिज़र्व भी करते हैं। और इस तरह के खिलाड़ी जो है वो सदियों में पैदा होते हैं, अपना नाम उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, और अब उनका जो म्यूज़ियम है उसका बाकायदा इफ्तिताह हांगकांग में कर दिया गया है। बच्चे बड़े सभी इस म्यूज़ियम को खूब ना तो सिर्फ दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं रोनाल्डो से जुड़ी हुई, उसको देख के महसूस हो रहे हैं। बिल्कुल जी, और ये रोनाल्डो की पूरी ज़िंदगी की एक जिदोजहद है, जिसके बाद उन्होंने ये इज़्ज़त कमाई है, क्योंकि स्ट्रगल जब कोई करता है और फिर कामयाबी हासिल करता है तो उसका सेहरा बिल्कुल उसकी ज़ात को जाता है और उसके पीछे उनकी वालिदा को जाता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और दीगर इश्यूज़ हैं उन पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। हाँ जी, वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ चीनी के मामले की। वफाकी काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है, और 1 साल के दौरान 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने के बाद अब 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हर साल ये होता है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, सब्सिडी उस पर भी ली जाती है, और फिर इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी सब्सिडी आवाम की जेबों से पैसा जाता है। अच्छा, जब आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर चीनी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई है? हमारे पाकिस्तान के अंदर यही मसाइल जो है अगर चलते रहेंगे तो चीनी की कीमतें तो यकीनी तौर पर आम आवाम की पहुंच से तो दूर हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ गुर्जर साहब, सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन पंजाब। वेलकम टू शो कहेंगे आपको आरिफ साहब। आरिफ साहब, यकीनी तौर पर इस वक्त आवाम तो परेशान है ही है, करियाना स्टोर वाले भी परेशान होंगे, और आप उनके सदर भी हैं। क्या गवर्नमेंट ने लूप में नहीं लिया था आपको जब ये एक्सपोर्ट हो रही थी, और फिर जब इंपोर्ट होती है तो कीमतें तो यकीनी तौर पर जब इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी पड़ेगी और यकीनी तौर पर वो महंगे दामों हम खरीदेंगे तो हमें आवाम को भी महंगे दामों मिलेगी, करियाना स्टोर्स वालों को भी महंगे दामों मिलेगी। तो ये जो माफिया पीछे काम कर रहा है हुकूमत के साथ, क्या इनकी कोई गठजोड़ है? क्या हो क्या रहा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने गठजोड़ का लफ्ज़ बोला ना, तो उसमें यह है कि अवाम उसमें कभी भी शामिल नहीं किया गया, अवाम को नहीं शामिल किया, ना कभी किसी से पूछा है कि हमने कितनी एक्सपोर्ट करनी, फिर इंपोर्ट क्यों करनी है। ये चीज़ें हैं कि हमारी चीनी की जो खपत है वो कितनी है, हमें चाहिए कितनी चीनी और हमारे पास कितनी चीनी है। एक तो प्लस पॉइंट ये है कि मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि हो सकता है इंपोर्ट ना की जाए। अच्छा, क्योंकि आपको 3.25 लाख टन चाहिए हर मंथ इस्तेमाल के लिए, और आपके पास तकरीबन 13 लाख टन चीनी पड़ी हुई है और 4 मंथ आपके पास हैं। अगर चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप महंगे दामों बाहर से लें। 170 रुपये के तकरीबन पड़ेगी वो इंपोर्ट की हुई चीनी, ठीक है। और उसके ऊपर अखराजात अगर डालते हैं तो वो 200 प्लस कर जाएगी। तो अगर जरूरत की चीनी है आरिफ साहब, फिर ये तजवीज़ कैसे सामने आई? नहीं, ऐसी चीज़ है ना कि ये इसी हुकूमत में नहीं हुआ, पिछली हर बार हुकूमत में भी यही हुआ। फिर ये हुकूमत कहती थी कि ये लोग अनाड़ी हैं, जी। हम कारीगर लोग हैं, जब हम आएंगे हम एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। इसहाक डार साहब का भी यही था, शहबाज शरीफ साहब का भी यही था कि इन लोगों को नहीं तरीकाकार, हमें तरीकाकार है। अब 7.5 लाख टन तकरीबन इन्होंने पहले एक्सपोर्ट की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीनी नहीं थी तो एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या थी? उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। वो आवाम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट था कि आपकी अपने मुल्क की अपनी चीनी है, आप आवाम को रिलीफ देना चाहिए कि 125-30 वाली चीनी 170 रुपये तक गई, किसी ने नहीं पूछा। अब 180 मिलों ने खुद कहा था कि 140 पे लॉ कर दें, क्योंकि यही चीनी थी जो 115 में पड़ती थी। तो उस वक्त डिमांड इनकी थी कि 125 से 130 रुपये तक हमें बेचने दें। फिर 125 पे जब 140 पे मिलों ने कहा कि हमें लॉक कर दें, हम इस पे एग्री हैं कि ये रेट लॉक होना चाहिए, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने कभी भी ध्यान ही नहीं किया कि हमें चीनी को रोकना अच्छा, चाहिए। लेकिन आरिफ साहब जो बात आप कह रहे हैं, महंगाई तो इस वक्त हो रही है, कीमतें तो बढ़ रही हैं चीनी की, हम देख रहे हैं कि चीनी नापैद है, बहुत से स्टोर्स पर तो अवेलेबल नहीं होती है, और अगर होती है तो महंगे दामों दस्तयाब होती है जो अच्छी वाली चीनी है। अगर आपकी बात को हम मान लें कि चीनी मौजूद है, जितनी हमारी ज़रूरत है, अगर उसको तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और 4 महीने आप कह रहे हैं वक्त है, उसके बाद शुगर दोबारा से बननी शुरू हो जाएगी, शुगर कैन आना शुरू हो जाएंगे, गन्ने की पैदावार जो वो शुरू हो जाएगी। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर क्या ये आर्टिफिशियल महंगाई और डिमांड जो है वो दो पैदा की जा रही है? एक तो कई दफ़ा होता है कि सरकार अगर नेक नीति के साथ करे तो फिर प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि हम बाहर से चीनी मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बराह रास्त ये खुद नहीं कर सकते, ऐसी तो है ही नहीं इनके पास ना ये चीज़ के बाहर से मंगवानी या नहीं मंगवानी। ऐसा हो सकता है कि ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हों कि रेट इससे ज़्यादा ना बढ़े। हालांकि 130 वाली चीनी 190, 100-200 रुपये तो अभी भी बिक रही है ना, तो वो 70 रुपये किलो कैसे महंगी हुई? किसी ने पूछा? आपने नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। अगर चीनी हकीकत ऐसा है कि जब मिलों ने कल कहा है कि 1 करोड़ 22 लाख तकरीबन बोरी हमारे पास पड़ी हुई, तो हमें इतनी ही चाहिए, ये आप कह सकते हैं कि पूरी है। ठीक है, लेकिन पूरी का मतलब पाकिस्तान में ये होता है कि कुछ नहीं है। चीनी का बिजनेस इतना महफूज पूरी क्यों बची है? सवाल ये है कि एक्सपोर्ट होने से पहले इनको पता नहीं था। फिर ये आप जो प्राइसेस की बात कर रहे हैं, वो सही प्राइसेस तो काश्तकार फिर भी रो रहा है कि उनको गन्ने की सही रेट नहीं मिलता। तीसरी चीज़ ये कि अब ये जो पैसा ये किसकी जेब में जाएगा? हुकूमत की जेब में भी उतने ही क्या पैसा जाता है, या सिर्फ ये जो जिनके ज़रिए असर है ये जो माफिया है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि झेल नहीं पाते हुकूमत, और उनके पाकिस्तान में हाथ में खेलते हैं कि पूरी दुनिया में है, माफिया एक अलग होता है, अशराफिया एक अलग होता है। हमारे मुल्क में ये है कि माफिया और अशराफिया एक ही हैं। इसकी वजह से आप कोई किसी को पूछ ही नहीं सकते। देखो, मुल्क ये अवाम का है, चीनी वो अवाम की थी, या ज़िम्मेदार का गन्ना था, ज़िम्मेदार को रेट नहीं मिला। जिस वक्त ज़िम्मेदार से गन्ना उठा लिया गया, उसको रेट पहले नंबर पर रेट नहीं मिला, फिर साल हर साल से उसको पैसे नहीं मिलते, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। जब आप उसको पैसे नहीं देंगे, अपने रेट, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। सबसे पहले ये बदकिस्मती है कि अगर सरकार, पहले नंबर पे ये है कि सरकार को रेट रखना नहीं चाहिए। आप चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते, आप इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। गन्ना ओपन कर दें, मिलों को भी रेगुलेट करें। जैसे आपने 34 लाख टन गंदम मंगवाई थी, तो इंडस्ट्री का आपने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया था। अभी भी सबसे बदकिस्मती ये होनी कि अगर चीनी इंपोर्ट हो गई, अगली दफ़ा आपको गन्ना नहीं मिलेगा, किसान तबाह हो जाएगा। आप ये कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री को
तरक्की देने के लिए दूसरी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं। और उस पूरी इंडस्ट्री दुनिया को में तरक्की नहीं दे रहे, बल्कि कुछ अशराफिया को या माफिया को खुश करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए हो रहा है। अगर इस वक्त चीनी इंपोर्ट हमारे पास मौजूद है और हम चीनी फिर भी इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें नहीं लगता कि इंपोर्ट की जाएगी, और ये सिर्फ एक फर्जी तौर पर महंगाई का एक क्रिएट करने के बाद, माहौल बनाने के बाद वही चीनी हमें महंगे दामों बेची जाएगी, और जो कि इंपोर्ट के तौर पर हमें दिखाई जाएगी ये इंपोर्ट हुई भी चीनी है। अगर हम रॉ की बात कर लें, रॉ मटेरियल मंगवाया जा रहा है जो कि शक्कर की सूरत में, गुड़ की सूरत में शायद मंगवाया जाए, जिसको रिफाइन करके यहाँ पर दोबारा से बेचा जाएगा, तो वो कहा ये जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, मौक़िफ़ ये है कि हम जो कीमतें हैं उनको भी स्टेबल करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, ताकि गन्ने की जो काश्त पैदावार है उसको भी सपोर्ट करने के लिए, उसकी नई खेप आने तक उसको एक सपोर्ट, एक सहारा मिल जाएगा। ये कहाँ तक दुरुस्त है गवर्नमेंट का मौक़िफ़? पहले नंबर पर तो ये देखो ना कितनी गलत बात है कि हम इंडस्ट्री को सहारा दे रहे हैं, आवाम को सहारा दे रहे हैं। अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटी है कि आप सहारा देना चाह रहे हैं तो फिर सहारा दें। 130 वाली चीनी 190 रुपये में क्यों हुई, 200 में क्यों हुई? आप वो भी सहारा नहीं दे सके, आप वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। डिप्टी वज़ीर आज़म साहब ने 164 रुपये चीनी का रेट दिया है, वो सिर्फ रिटेलर के लिए। रिटेलर को चेक किया जा रहा है, उसके ऊपर FIR भी होती है, जुर्माने भी होते हैं, वो पैसे भी देता है, क्योंकि 164 वो चीनी सेल ही नहीं कर सकते। हमेशा गवर्नमेंट ने यही काम किया है जो आपने बात की है ना। गवर्नमेंट कागज़ों में तो ऐसे बड़े अल्फाज बोलती है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री को बचाना चाह रहे हैं, हालांकि इंडस्ट्री भी तबाह हो रही है, चीनी की इंडस्ट्री भी तबाह हो रही है। ये बदकिस्मती हमारी कि हमारी इंडस्ट्री का तकरीबन 3.5% इसका हिस्सा है शुगर का, कि 85, 84 या 85 के करीब मिले हैं हमारी, जो 45 पंजाब के हैं, 32 सिंध में हैं और 8 तकरीबन KP की में हैं, तो इसमें भी 62 के करीब हैं जो ऑपरेशनल है। ठीक है, पहले नंबर तो उसको बचाना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा अगर बाहर जाता है तो आपको वेलकम कहती है पूरी दुनिया कि आप हमारे मुल्क में बिजनेस करने आ रहे हैं। तो हमारे मुल्क की जो अपनी इंडस्ट्री है हमने पहले नंबर तो वो तबाह कर दी, इसको रोकना अच्छा, चाहिए इसमें था। किराना स्टोर्स वाले भी मुलविस पाए जाते हैं, क्योंकि जब महंगाई अगर 10 रुपये कीमत बढ़ाई गई है तो किराना स्टोर से अगर आप लेने के लिए जाते हैं, आवाम लेने के लिए जाती है, तो वो 15 रुपये बढ़ा कर बेचेंगे। ये माफिया तो फिर हम कहेंगे किराना स्टोर भी बीच में मुलविस है, क्योंकि आवाम जो ख़रीद रही है वो स्टेक होल्डर हो गई बेसिकली, क्योंकि उसकी जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन किराना स्टोर भी आपको जो पीछे से कीमत मिल रही है, आपने अगर उससे भी आगे डबल आगे बेचनी है तो फिर आवाम का क्या होगा? देखो जी, जहाँ कहीं भी ये माफिया है, खा वो करियाना है, होलसेल डीलर है या चीनी मिल ऑनर है। हालांकि मैंने तो पिछले दफ़ा ये तजवीज़ दी थी कि हमें साल हर साल से ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है। सन 70 की आप अखबार देख लें कि उस पर भी यही चीज़ आ रही है, बिल्कुल सेम ऐसी चीज़ें। तो फिर ये है कि इंडस्ट्री को बिठाएं, मिल ऑनर को बिठाएं, होलसेल डीलर जिसको आप माफिया भी कहते हैं, सट्टेबाज भी कहते हैं, उन लोगों को बिठाएं, और उसके बाद करियाना जो स्टेक होल्डर है, ये 3 और गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, ये 4 स्टेक होल्डर हैं टोटल। 4 स्टेक होल्डर को बिठाएं, देखें कि किसकी जिम्मेदारी है, कहाँ जाके ये खराबी आ रही है कि हम साल हर साल से ठीक ही नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ करनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि करियाने वाला भी माफिया है। एक तो चीज़ है कि 8 चीज़ें हैं जो सरकार डिसाइड करती है, इनके रेट्स तकरीबन सन 64 से लेके आज तक सरकार वो रेट डिसाइड नहीं कर सकी, उनको कंट्रोल नहीं कर सकी, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। अब ओपन रेट हैं हर मिल के, आप नेट पे देखें सारे रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद नहीं आपको होता। देखना 18,000 रुपया, एक जो सबसे अच्छी मिल है उसका 18,000 रुपया रेट है। एक्स मिल रेट 9,000 रुपये का बैग बना 50 किलो वाला 180 रुपये किलो, और इसहाक डार साहब ने जो रेट दिया हुआ है रिटेलर के लिए वो 164 है। 164 हम कैसे बेच सकते हैं? हम नहीं बेच सकते। हम जब पैसे देते हैं इंतज़ामिया को तो फिर वो दुकानदार हक समझता है कि मैं 5 की बजाय 10 लूँ। लेकिन कुछ चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना आरिफ साहब। वो अपनी मर्जी से जितना वो समझता है बेहतर उतना उसमें इजाफा कर देता है, और आवाम भी आखिर खरीदने बिल्कुल आवाम के लिए, आवाम के लिए ये तजवीज़ ठीक है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नमेंट का काम है कि लूप में लें, एक टेबल पे बिठाएं और सख्त सज़ाएं, जो वायलेशन करे उस SOP की उसको सख्त सज़ाओं का सामना हो, ताकि ये जो एक आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है महंगी चीनी खरीदने की सूरत में, ये बंद हो। बहुत शुक्रिया। और ये सिलसिला मुसलसल जारी है, कभी इंपोर्ट किया जाता है और कभी इम्पोर्ट किया जाता है, और ये खेल चलता रहता है।
और कभी किसान को उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। जिस गन्ने की कीमत की चीनी बनती है, वो चीनी जिस कीमत पे बेची जाती है, जो काश्तकार है उसको गन्ने की कीमत उतनी नहीं दी जाती है। बिल्कुल, और ये डिस्करेज करने का जो तरीका है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तहरीक क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते बाजू रहने वाली हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी मनाई जा रही है। बिल्कुल, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया था। फातिमा जिन्ना को मादर मिल्लत यानी कि कौम की माँ के लक़ब से जाना जाता है। वो तजुर्बाकार और काबिल एहतराम खातून थीं और साथ में सियासी रहनुमाओं, दांतों की सर्जन और पाकिस्तान के मारूफ बानियों में से एक भी थीं और उन्हें पाकिस्तान के बानी और पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की छोटी बहन होने का एजाज़ भी हासिल है। बिल्कुल जी, तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की हर कदम पर मदद करने वाली मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद भी अपनी सियासी खिदमात जारी रखी। वो मुत्तहिदा पाकिस्तान की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदारती इंतखाब में उम्मीदवार भी रहीं और कायद-ए-आज़म से जितनी मोहब्बत लोग रखते थे उतनी ही अकीदत, उतना ही एहतराम फातिमा जिन्ना का भी किया जाता था। और ये जो क्राउड है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो जमा हुआ वो उनके लिए जमा हुआ और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए भी वही अकीदत और मोहब्बत लेकर लोग जो है उनकी तकरीर सुनने के लिए आते थे। जिस भी तरह की आफात मुल्क को दरपेश रहीं उसमें मुल्क भर के दौरे किए, अवाम की दिलजोई की, उनके साथ सीना सफ़र होकर खड़ी रहीं, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहीं। फातिमा जिन्ना की नामुकम्मल किताब मेरा भाई है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की समाने उम्री की थी और इस किताब को कायद-ए-आज़म एकेडमी ने 1987 में शायर किया है। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इशूज़ शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात की, जो कि गज़ा जंग बंदी के तनाजुर में थी और 2 रियासती हल से मुतालिक अब तक कोई ऐलान नहीं हो सका है। जबकि दूसरी जानिब वाइट हाउस की जानिब से जो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्वीर ट्रुथ पर शेयर की गई है, जिसमें फाइट का पैगाम दर्ज है। क्या आखिर मैसेज देना चाह रहे हैं? ये तस्वीर देखने के बाद भी क्या डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करने के काबिल हैं कि वो अमन के नोबेल इनाम के हकदार हैं? इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नबीद दिलाही साहब माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये तो खुली मुनाफिकत नहीं है कि आप जो प्रमोट कर रहे हैं अपनी ट्वीट के जरिए उसमें तज़किरा ही फाइट का है, तो फिर अमन का नोबेल इनाम किस ब्याह पे उन्हें देना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वो तो एक सियासी निकोसला है, उनको सपोर्ट तो किया है इजराइल को और इजराइल ही उनको रिकमेंड कर रहा है इस इनाम के लिए, तो वो तो खैर एक सियासी ढकोसला समझ लें। लेकिन असल इशू तो ये है कि इन्होंने मिलके ही जो ये काम कर रहे हैं उसमें सबसे अहम रोल जो है मुस्लिम ममालिक का है, जिन्होंने एक पॉलिसी ऑफ अबैंडनमेंट मैं समझता हूँ कि अख्तियार कर ली है। अगर इस तरह इसको ये ना छोड़ें, पैलेस्टाइन को अबैंडन ना करें। अभी जब चंद माह पहले या 2-3 माह पहले जब गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप कतर और सऊदी अरेबिया, यूएई, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के वादे लेके आए, तो क्या उस वक्त थोड़ा सा लेवरेज नहीं किया जा सकता था इस बात को कि यहाँ पे जो बर्बरियत हो रही है उसको रुकवाया जाए? किसी और ने भी इस पे इतनी दबाव नहीं डाला कि वो उस पर रुक जाएं। तमाम उनके इंटरेस्ट को वॉश कर रहे हैं, तो इसलिए उनको तो खुल खेलने का मौका मिला हुआ है। लेकिन और अब तो डॉक्टर साहब लगता भी यूं है कि वो जो दौरा था यूएई, कतर या सऊदी अरब जब जाना था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो लगता यही कि वो इसी तनाजुर में था। शायद जानना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि क्या मुस्लिम उम्मा अभी भी जागेगी या मुस्लिम उम्मा इसमें अपना कोई इंटरेस्ट दिखाएगी, मुस्लिम ममालिक इस पे ऊपर अपना कोई असर और सूख जाहिर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करने की बात तो बरमला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सऊदी अरब में भी की है, दुबई में भी की है, यूएई में और कतर में भी की है। तो उस वक्त भी मुस्लिम ममालिक ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है, ना तो फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले मज़ालिम के ऊपर, ना ही इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम ना करने की बात की गई है। तो अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुली छूट मिल गई है, आप दोनों ममालिक बैठ के ये तय करेंगे कि गाज़ा की किस्मत क्या होगी, गाज़ा के अवाम जो है उनके ऊपर मुज़ालिम ढाए जाएंगे या फिर उन्हें कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, वो तो अपना होमवर्क करके गए थे ट्रंप। उनका मेन मसला जो या मेन हदफ ये था कि उनसे कितने पैसे उन्होंने फ्लीस करने हैं, वो बात करने गए थे। अपना एक ट्रेड का आप समझिए कि दौरा था, साथ साइड लाइन पे ये बात भी हो गई।
जिसपे उन्होंने कोई इस पे एम्फसाइज नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इतना ह्यूज ट्रिलियन का या बिलियंस का और 4 बिलियन का जहाज देने के बाद कोई एम्फेटिकली बात की जा सकती थी कि इसको रुकवाया जाए, वरना तमाम खिता जो है उसमें अमन का मसला है, बल्कि सारी दुनिया में है। और उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा, अगर आज कुछ कर भी लेंगे जो वो कर रहे हैं, अगरचे कतर में भी वो इनडायरेक्ट टॉक्स जारी हैं हमास और इसराइल के दरमियान, इसके ऊपर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड और जो आप उनकी जो ट्रुप्स की विड्रॉल है जो अभी कामयाब नहीं हुई है। तो ये एक ऐसा मसला है जो कि इस खिते के पसली में खंजर की तरह चुभा रहेगा और सारी दुनिया के लिए ये बदअमनी का बायस बनेगा। अभी ये इसका आगाज है, तो ये अगर इस तरह करते रहेंगे और जिस तरह नेतन्याहू इस बात पे डिटरमिन्ड है कि हमने हमास को एलिमिनेट करना है, और जी। पीछे उनकी भी ख्वाहिश यही है, सिर्फ एक बीच में चीज आड़े आ रही है कि उनके चंद हॉस्टेज रह गए हैं हमास के बाद, और वो उनको ले लें, उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई की जाए। तो डॉक्टर साहब, लेकिन इसराइल में आप देखिए, ये जो इसराइल में जनरल सेंटीमेंट, जी, ये जो हल एक बताया जा रहा है, इसराइल ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि रफ़ा के खंडरात को एक फ़िलाई शहर में तब्दील कर दे, लेकिन माहिरीन की तो राय ये है, आपकी राय भी इस पर हम चाहेंगे, क्या है कि मंसूबे के तमाम जो फ़लस्तीनी हैं इनके लिए एक हिरासती कैंप, क्या ये मुमकिन होगा कि वो उसमें सारी ज़िंदगी गुजार सकें, जिस तरह से उनके वज़ीर दिफ़ा की कार्ड्स की तरफ से भी यही तजवीज़ सामने आ रही है। तो क्या ये वो हल है जिसके लिए गुफ्तगू शनीद हो रही है वाशिंगटन में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, और क्या ये काबिल अमल होगी? देखें, इस वक्त मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से तो प्लान इन्होंने बनाया है कैसे किया जाए, उनको इजिप्ट की साइड पे धकेल दिया जाए, और जब कोई मौका आएगा तो उनको इजिप्ट के अंदर भी धकेल दिया जाएगा। तो उनके तो निफेरियस डिज़ाइंस हैं, वो एक, अगरचे इस वक्त इसराइल में जो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है वो नेतन्याहू की इस जिंगोइस्ट जो अप्रोच है उसके खिलाफ है, लेकिन जो वहाँ अंदर खुद जो ऐसी बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है जो कि चाहते हैं कि बिल्कुल एलिमिनेशन ऑफ पैलेस्टाइन एंड पैलेस्टीनियंस की जाए ताकि हम आराम से रह सकें। यही उनका एक गलत फैसला है, गलत ख्वाब है। इसका रिएक्शन आएगा और सारी दुनिया से इसका रिएक्शन आएगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये बदअमनी का एक स्पार्क कर गई यहाँ पे, और तमाम एरिया को अपने लपेट में लेगी। जो भी उनका डिजाइन हो, मोमेंटली डिजाइन उनका कामयाब हो सकता है कि जो उन्होंने अभी भी किया। आप देखें कि 50,000 से लोग सिविलियंस जो हैं, जिसमें शामिल सबसे बड़ी तादाद बच्चों औरतों की, जो ब्रुटैलिटी की गई है वो कामयाब तो चल रही है ना तो अभी फिर तक। डॉक्टर साहब, ये तो और यूँ सबसे लगता है कि बड़ा फिर ये बर्बरियत का एक नया बाजार गर्म होगा, क्योंकि इस तरह से तो जंग बंदी नहीं होगी, क्योंकि हमास इस पर एग्री नहीं करेगा, ना ही गाजा के अवाम इसके लिए एग्री करेंगे कि उन्हें हिरासती कैंप में मुंतकिल कर दिया जाए और जहाँ से वो कभी निकल नहीं सकते। और ये कहा जा रहा है कि हिरासती कैंप को स्कैनिंग करके लोगों को उसमें एंटर किया जाएगा और उसके बाद वो कभी एक दफ़ा अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या इस पर यूँ लगता है कि अब जंग बंदी नहीं होगी बल्कि एक नया बाजार गर्म किया जाएगा अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जो कि उनके ट्रुथ जो सोशल मीडिया ऐप है उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी उन्होंने फाइट अपनी पिक्चर के साथ, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की पिक्चर के साथ ये जो ऊपर बयान अपना दिया हुआ है। लगता ये है कि अब जंग होगी और गाजा को यकीनी तौर पर एक नई बर्बरियत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखें, आप बर्बरियत और जंग तो रुकी नहीं ना किसी मौके पे भी। अब तो ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईरान को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया है। तो उनको ईरान से और उसकी प्रॉक्सीज से खतरा था, तो अब वो समझते हैं कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर लिया है। हिजबुल्लाह को लेबनान में पसपा कर दिया है, हमास को वीकन कर दिया है, ईरान को हमने जो उनका सो कॉल्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको हमने डेसिमेट कर दिया है। तो अब हमारे लिए ज़्यादा आसानी से हम अपना प्लान जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लान तो ऑलरेडी चल रहा था। आप अभी भी देखें कि साथ साथ बॉम्बिंग जारी है, साथ साथ उनकी हलाकतें जारी है। वो तो समझते हैं कि हम ये प्रेशर डाल रहे हैं ताकि हमास उसके ऊपर हथियार डाल दे और बात खत्म हो यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, फिर कौन है जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है? मुस्लिम ममालिक अगर यूं ही खामोश रहे तो यकीनी तौर पर अमेरिका को और इसराइल को अपना प्लान पूरा एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाएगा। तो कौन है जो अब इकदाम कर सकता है, इसके अंदर अपनी कोई एफर्ट दे सकता है? आपको लगता है कि कोई है? और साथ में जो कतर के अंदर चल रहे हैं मुज़ाकरात, क्या सिर्फ ये ढकोसला है जो जिसमें हमास को भी इंगेज किया गया है डॉक्टर साहब? जी, हमास और इनडायरेक्ट टॉक्स तो चल रही हैं उसके ऊपर, वो एक ढकोसला तो चलता है, लेकिन
कुछ ना कुछ तय भी हो सकता है उसमें मामला। लेकिन आपने ये पूछा कि कौन प्रेशराइज कर सकता है, तो वही 3 ममालिक सबसे पहले प्रेशराइज करने की पोजीशन में है, जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के वादे किए हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अमेरिका में। सबसे पहले फ्रंट लाइन तो वही है जो उनके इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन है ट्रंप और वो सबसे पहले अपने मुआशी इंटरेस्ट को देखते हैं। तो उस इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा सपोर्ट इन्होंने किया है, तो वो इस पोजीशन में है और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द वो मौजूद है। उनको वो गुस्सा छोड़ देना चाहिए कि हमास ने उनसे पूछे बगैर सारे यानी इलाके को इस हलाकत में डाल दिया। तो लेकिन अब किसी और नहज पे बात पहुंच चुकी है, तो उनको इंटरवीन करना पड़ेगा सबसे पहले। बिल्कुल तो सही। फिर बाकी ओआईसी भी मौजूद है जो कर सकती है इसके ऊपर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर नवीद इलाही मौजूद अमूर। और अब मुस्लिम उम्मा को जागने की ज़रूरत है, और अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर यकीनी तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक भी ज़िम्मेदार होंगे गाज़ा के अंदर जो बर्बरियत की जा रही है इसराइल या अमेरिका की जानिब से। वेलकम बैक, खुश आमदीद, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और बात कर लेते हैं गज़ा में जो इस वक्त बहुत से बच्चे हैं जो दर्द तकालीफ से तो गुजर ही रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ज़िंदगी भर की माजूरी का शिकार हो चुके हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान की एक ऐसा इदारा जिसने ये बीड़ा उठाया है कि उन बच्चों के हाथ पाँव और बाजू बन सके, और उसके लिए एक पहला जो टेस्ट केस सामने आया है। इस बच्ची, ये जो मासूम नन्ही बच्ची है, सिदरा इसका नाम है, फ़लस्तीन से इसका ताल्लुक़ है। इसी तरह से बम्बारमेंट का इजरायली जारियत का निशाना बनी, और फिर जब उसको हाथ लगाया गया तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान है वो काबिल दीद है। बिल्कुल जी, ये बायोनिक्स कंपनी है जिसने, बायोनिक्स नामी पाकिस्तानी कंपनी है जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन बच्चों के लिए मसनूई अज़ा तैयार किए हैं जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों को आसान बना दिया है। वो लम्हा दिल को छू लेने वाला था जब 8 साल सिद्रा को अपनी मसनूई बाजू के साथ महाजर कैंप वापस भेजा गया, और फिर वो फ़ौरन साइकिल पर बैठी, और वो लम्हा जो है वो यकीनी तौर पर दिल को खुश कर देने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं अनस नियाज, CEO हैं बायोनिक्स के, और इनको वेलकम टू शो कहेंगे। यकीनी तौर पर अनस, ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी, जिस तरह से आपने वहाँ पर बच्ची के जो जिसके मंजर हम भी जिसका देख रहे थे, उसकी वीडियो हम तक पहुँची है। क्या खुशी का समा था, और किस तरह से वो उछलती और खेलती भी नजर आई है हमें दोबारा से उसको हाथ मिल जाने का। ये एक तो आपका इनिशिएटिव बहुत ही शानदार है, काबिल तहसीन है उन बच्चों के लिए काम करना, और फिर जिस जदीद टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कुछ। जी, थैंक यू सो मच मुझे आज इस शो में बुलाने के लिए। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री, जो मसनूई आज़ा की इंडस्ट्री है, उसके अंदर यही है कि आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, अपनी मेजरमेंट्स करानी पड़ती हैं, उसके बाद फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे जब इस तरह के जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें जिसमें आपके फंक्शनल प्रोस्थेटिक्स की बात करें, तो वो उसके लिए भी आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। तो अब तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको गाजा से निकाल के पूरी दुनिया भर में भेजा गया ताकि उनको प्रोस्थेटिक्स लग सके, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि उनकी पूरी फैमिली को तो नहीं ले जाया जा सकता, तो चंद लोगों को उनकी फैमिली में से लेके जाया जाता है, और वो एक ट्रॉमा की सिचुएशन होती है उनके लिए, रोजाना जिस तरह से हालात वहाँ पर हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेजरमेंट्स जो हैं वो कैंप के अंदर ली गई, और पाकिस्तान से जो कि 4000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे एक चीज़ मैन्युफैक्चर करके लेके जाई गई, और वो बिल्कुल 100% परफेक्ट फिट हुई, और 15 मिनट्स के अंदर वो अपना आर्म यूज करना उसने स्टार्ट कर दिया। अच्छा अनस, इस टेक्नोलॉजी का जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि क्योंकि ये जदीद टेक्नोलॉजी है और इसके जरिए आपको बार बार साइज लेना, मेजरमेंट करना, और उसके बाद फिर उसको फॉलोअप उसका लेना, उसको उसके ऊपर फिट बैठता है या नहीं बैठता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बस आप खुद साख्ता डिज़ाइन हो जाता है, ये क्या तरीका कार इसका क्या होता है? नहीं जी, ये कस्टम डिजाइन होता है, लेकिन क्योंकि जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं मोबाइल के थ्रू, तो वो इतनी प्रिसाइज होती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उससे इतनी प्रिसीजन उसकी आती है कि बाल के चौथे हिस्से के बराबर हमारे पास प्रिसीजन होती है, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके, ठीक है। और अनस, ये भी बताएगा कि आपकी कंपनी बायोनिक्स यकीनी तौर पे बहुत ही काबिल सताइश इकदाम कर रही है फ़लस्तीनियों और गज़ा के बच्चों के लिए, वो बच्चे जो ज़िंदगी भर की माजूरी का शिकार हो जाते हैं इजरायली मज़ालिम की वजह से। ऑपरेट कैसे कर रही है ये कंपनी, और फंडिंग का, डोनेशन का क्या तरीक़ाकार है, या सब कुछ ही अपने तौर पर आप कर रहे हैं? जो बायोनिक्स जो है एक सोशल एंटरप्राइज है, और हमारे पास बायोनिक्स वेलफेयर भी है और बायोनिक्स इटसेल्फ भी है।
तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसको बायोनिक्स वेलफेयर के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा होता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, इंडिविजुअल्स भी होते हैं और इदारे भी होते हैं जो उसमें कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे होते हैं। मीनवाइल जो बायोनिक्स इटसेल्फ है वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और उसका विजन है कि वो ग्लोबली अपनी टेक्नोलॉजी को लेके जाए और लोगों की हेल्प कर सके। तो ये जो गाजा का केस है, इसके अंदर भी दो बच्चियां थी, जिसके अंदर एक बच्ची सिद्रा, जिसको मफाज जो क्लिनिक थी, जो हमारी पार्टनर क्लिनिक है, उन्होंने उसका प्रोस्थेटिक लगवाया हमसे एक ठीक डिस्काउंटेड है। रेट जो हमने उनको ऑफर किया गाजा के लिए। और जो दूसरी बच्ची थी, 3 साल बच्ची थी, उसको बायोनिक्स ने वेलफेयर के थ्रू अपनी प्रोस्थेटिक लगाया। और इस तरह से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो नियर फ्यूचर बायोनिक्स जो है वो इंटेंड करता है कि वहां पे लोगों को प्रोस्थेटिक्स दिए जाएंगे। ठीक बिल्कुल है। सही। अच्छा अनिस, आप बता रहे हैं कि गाज़ा के बच्चों के लिए आप काम कर रहे हैं, जिनको आपने कुछ तो डिस्काउंट रेट पर आपने उनको दस्तयाब करवाए, और कुछ को आपने जो है वो अपने तहत जो आपको फंडिंग होती है उसके तहत आपने करवाया। अब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अब तक कितने बच्चों को मसनूई अज़ा या बड़ों को लगाए जा चुके हैं, ये भी बताएगा, और किन किन अज़ा के ऊपर काम किया जा रहा है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो कि बनाए जाते हैं आपकी फर्म के अंदर? सो बायोनिक्स जो है पिछले 2016 से हजारों लोगों को लिम्स लगा चुका है, पाकिस्तान समेत पाकिस्तान से बाहर। हमारे लोग यूजर्स हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी मिलती थी, वो पाकिस्तान आके लगवा के जा चुके हैं, जैसे ग्रीस से हैं, मेक्सिको से हैं, चाइना से हैं, उसके अलावा मलेशिया से हैं। ये वो लोग हैं जिनको अपने मुल्कों में टेक्नोलॉजी महंगी मिल रही थी तो वो यहाँ आके लगवा के गए। लेकिन हम इस चीज़ को मजीद ब्रॉडर करना चाहते थे, तो इसीलिए हमने अपनी मोबाइल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, ताकि हम रादर देन के लोगों को यहाँ पे बुलाएं, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर सके ग्लोबली। और अगर आपको शायद मालूम होगा कि 80% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके हाथ या पाँव नहीं है और उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक एक्सपोर्ट के साथ साथ एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है थ्रू आवर टेक्नोलॉजी। अच्छा अनस, जो आप फिगर दे रहे हैं 80% लोग आप कह रहे हैं कि वो हैं दुनिया में जो कि हाथों या पाँव के बगैर पैदा होते हैं या जिनके अज़ा नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा फिगर है, मतलब बहुत बड़ी तादाद है नहीं उन नहीं, लोगों की। 80% वो लोग जिनके हाथ या पाँव नहीं है, उन लोगों के पास इसका एक्सेस नहीं। बिल्कुल। ओके ठीक है। अच्छा ये आप बता रहे हैं कि आपने फ़ोन की एक्सेस जो है इसको बढ़ाया है, फ़ोन के थ्रू ही आप इनकी मेजरमेंट लेते हैं ताकि उनको आना ना पड़े, और फिर आप यहाँ से अज़ा बनाकर उनको एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनको भिजवाए जाते हैं, इसी तरह से? जी बिल्कुल, और इसी का पायलट प्रोजेक्ट हम काफी अरसे से पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ रन कर रहे हैं, जहां पे हम कराची में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और लाहौर में मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक। और 1400 किलोमीटर्स दूर हम अपने लिम्स भेज रहे हैं, जहां पे मियो हॉस्पिटल के अंदर, जो काफी अरसे से हम सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। और जब हमने 30-40 लिम्स इस तरह से 100% सक्सेसफुल किए, तो फिर हमने ये जो फलस्तीन वाली बच्ची है उसका केस अटेम्प्ट किया, ताकि हम श्योर हों कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को कोई डिफेम का सामना अच्छा, करना दो पड़े। चीज़ें। एक तो ये अनस बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि लगभग आप जो बाजू तैयार कर रहे हैं उसकी कीमत $2-2,500 बनती है, और यही चीज़ अमेरिका से अगर आप बनवाते हैं, लगवाते हैं, तो उसकी कॉस्ट है $10,000 से $20,000 में। तो इस कॉस्ट एफिशिएंट इतना ज़्यादा किस तरह से आप इसको कर पा रहे हैं? दूसरा, हम तस्वीर भी देख रहे हैं इस बच्ची की, सिद्रा की, जब उसने वो बाजू लगा ली है, वो मौका, वो फीलिंग्स, वो क्या खुशी थी जब उसको ये बाजू लगा, तो कैसा महसूस कर रही थी वो? आपने तो वो बराह रास्त देखा होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो कॉस्ट है उसको हमने इस तरह से कट डाउन किया है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और हम मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है, तो हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती नहीं है। और जो भी मशीन्स हैं हम सोलर एनर्जी से उसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे ओवरहेड्स कम से कम हों। दूसरी चीज़ जो मेनली टेक्नोलॉजी, क्योंकि पाकिस्तान में लोकली खुद डिज़ाइन की गई है, यहाँ के रॉ मटेरियल से डिज़ाइन की गई है, तो फिर हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसकी कॉस्ट और कम से कम इन फ्यूचर कर सकें। जो बच्ची का आपने जिक्र किया, वाकई वो एक मतलब एक ऐसा मोमेंट था जिसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और उस बच्ची ने, आपको शायद मालूम हो कि पहले उसको एक डम प्रोस्थेटिक, नॉन फंक्शनल कॉस्मेटिक प्रोस्थेटिक दिया गया था, लेकिन उसकी फैमिली ने वो लेने से रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया है कि इसको मैं कुछ फंक्शनल लगवा के दूंगी। और यहाँ पे फिर बायोनिक्स जो है वो एंटर हुआ, और उसने उसको एक वो चीज़ दी जो उसका ड्रीम था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरे सामने, उनकी जो मदर है उस बच्ची का, बेशक बायोनिक्स का बनाया हुआ हाथ था, लेकिन वो वैसे ही उसको पकड़ी हुई थी जैसे उसका वो असली हाथ हो, और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो देखने वाली थी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है आपकी पूरी कंपनी भी, आपकी तमाम काविशें, और इसी तरह से लोगों के हाथ पांव और बाजू बनते रहिए, उनकी मदद करते रहिए। ख़ासतौर पे गज़ा फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो खुशी है वो काबिल दीद है, और उसके लिए मुखैर हज़रात भी बढ़ चढ़ के हिस्सा डालें ताकि बाइनेक्स और इस तरह की जो दीगर कंपनियाँ हैं वो कार खैर में अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अनस नियाज़ इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात कर लेते हैं 10 जुलाई की, जो कि कल है, यानी कि 10 जुलाई को पूरा चांद जो है वो होगा पूरी चमक, पूरी आबोताब के साथ, और इसको बकमून कहा जाता है। और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस वक्त हिरणों के जो सींग होते हैं दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं, तो दूरबीन से चांद के गड़े और स्याह मैदान देखना बहुत ही दिलचस्प मंजर हो सकता है। दूरबीन से चांद के गड़े साफ नज़र आएंगे और स्याह मैदान भी देखने को मिलेंगे, तो ये 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा बकमून में। जी बिल्कुल। और ये चांद जो है, वैसे भी जब आधा चांद होता है तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती है, जब पूरा चांद होता है तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती है। दुनिया भर में जो खासतौर पे फोटोग्राफर्स हैं वो भी मुंतज़िर होते हैं जब चांद अपनी आबोताब के साथ चमकता है, और ये मंजर पूरी दुनिया में देखा जाएगा। और आप भी देखिए, जो शायर हैं वो भी बड़े मुंतज़िर होते हैं इस दिन के, बिल्कुल शायरी आ रही होती है, वो इस रात, खुली रात में खुले आसमान के नीचे बैठ के चांद पे वैसे भी बेशुमार गाने और शेर व शायरी हो चुकी है, तो कल भी शायर काफ़ी एक्टिव होंगे इस आबोताब के साथ चमकते हुए चांद को। बिल्कुल जी, और इस पर नई शायरी बनाने के लिए अब यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद से विदा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं। दुनिया में अब 1 अरब से ज़्यादा लोग शदीद दर्जे की गुर्बत का शिकार हैं, ख़तरे गुर्बत से नीचे हैं, और उनमें 40% ऐसे ममालिक में रहते हैं जिन्हें पुरतशद्दुद तनाज़ात का सामना है। दुनिया में 1.1 अरब गरीब लोगों में निस्फ से ज़्यादा तादाद जो है वो 18 साल से कम उम्र बच्चों की है। उनमें तकरीबन 28% बच्चे जो हैं वो गुर्बत का शिकार नज़र आते हैं, जबकि कुराए अर्ज़ की मजमूई आबादी में अगर देखें तो गुर्बत का शिकार बालिग अफराद की तादाद 13.5% बन। तो यही हमारा सवाल होगा कि क्या गुर्बत ही तमाम मसाइल की जड़ है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समिया अख्तर साहिबा, आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले सवाल तो ये है कि गुर्बत चॉइस है या नसीब है, और जितने भी इस वक्त मसाइल दरपेश हैं हमें बींगे पाकिस्तानी भी, और हम अगर पाकिस्तानी की बात करें जिसमें घरेलू नाचाकियाँ हैं, डिप्रेशन है, गहरी सोचें हैं, तो इस सब के पीछे गुर्बत ही है या कोई और इसमें अवामिल भी कार फरमा है? जी देखिए, बेसिकली आपने इसमें 3 सवाल पूछ लिए हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये कि गुर्बत चॉइस है या नसीब है, तो याद रखें जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तकदीर के पाबंद नबातात व जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। तो ये चॉइस हो सकता है कि आपकी अपनी ज़ाती चॉइस ना हो, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की चॉइस हो, आपके पेरेंट्स की चॉइस हो, whatever। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि बस ये हमारी तकदीर ही है, तो ये एक बहुत होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस पैदा करती है इंसान के अंदर। और ये जो होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस है, बेसिकली यही डिप्रेशन की जो कुछ बेसिक इरेशनल बिलीव्स हैं उनमें से एक है। लेकिन जब इंसान एक उम्मीद के साथ चीजों को देखना शुरू करता है तो वो बहुत से रास्ते ढूंढ भी लेता है, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह दूसरा सवाल आपने मुझसे ये किया कि ये जो गुर्बत है इसका और जो इंसान की मेंटल वेलबींग है उसका आपस में क्या ताल्लुक है। तो जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो ये मेंटल हेल्थ से ज़्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि जहनी बीमारियों का ना होना होता है, बल्कि इंसान का इस काबिल होना भी हो इस माशरे में अपने तमाम तर सबको इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर सके। तो अच्छा, देखें तो गुर्बत जिस तरह से आपने भी कहा कि कुछ चीज़ें तो अल्लाह ताला ने इंसान की किस्मत में लिख दी हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान के इख्तियार में भी हैं कि उनको बदल सकता है। वो वालिदैन की अपनी चॉइस भी हो सकती है। अगर कोई लोग सुस्ती और काहली का शिकार हैं और वो काम नहीं करना चाहते, हम देखते हैं बहुत सारे मर्द हजरात घरों में बैठे हैं, बहुत सारी खवातीन जो काम नहीं करना चाहती हैं, काम कर लेना और फिर अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दे लेना मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि आप खुदा पर और किस्मत पर डालकर घर पर बैठ जाएँ और कुछ ना करें। और दूसरा भी एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप गुर्बत है तो इसका मतलब ये है कि आप नाशुक्री शुरू कर दें। नाशुक्री इसमें कितना बड़ा एलिमेंट हो सकता है? हमारी नाचाकियों का बहुत सारे मसाइल की वजूहात जो है वो तो नाशुक्री ही है।
लेकिन गुर्बत जो है, जब हम गुर्बत की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम इंसान के माशी हालात की बात कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि माशी तौर पर कोई इंसान बहुत कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको और बेशुमार नेमतें दी हो, सेहत की दुरुस्त। नेमत दी हुई हो, आफियत की नेमत दी हुई हो, औलाद और खानदान दिया हुआ हो। तो जब हम नेमतों के ऊपर नजर रखते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर हम एक मस्बत सोच के साथ इस जिंदगी को देखते हैं। और जब हम एक मस्बत सोच के साथ इस जिंदगी को देखते हैं, तो हम इस जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करने के मौके भी देख लेते हैं। और इस तरह हम एक ब्लेम शिफ्टिंग से बाहर निकल आते हैं और एक प्रोडक्टिव रोल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो मेंटल हेल्थ है उसे कितना डैमेज करती है ये गुर्बत? और सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। डॉक्टर साहब, अगर अभी आप सुन पा रही हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुर्बत आपकी मेंटल हेल्थ को किस हद तक मुतासर करती है और फिर इसका मुकाबला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी, अगर हम गुर्बत को देखें तो गुर्बत के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एसोसिएटेड हैं, जिसमें अगर हम देखें सबसे बुनियादी चीज जो है वो स्ट्रेस लेवल का होना है। एक मुस्तकिल परेशानी और इस फिक्र का होना है कि हम कहाँ से खाएंगे, कल क्या होगा, किराया कहाँ से देंगे, बेसिक नेसेसिटीज को कैसे मीट करेंगे। तो एक तो स्ट्रेस आ जाता है इंसान के अंदर, एक जो एक परसिस्टेंट स्ट्रेस होता है, और उसकी वजह से स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें एंजाइटी और इस तरह के दूसरे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसी अच्छा, तरह अगर हम देखें तो जी आप डॉक्टर दूसरा बात, समीम, अगर आप एक बहुत जी 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 मुआशी अदम मसावात को कितनी बड़ी वजह समझते हैं गुर्बत की? अगर हम गुर्बत की बात कर लेंगे, गुर्बत आखिर क्यों है, तो पाकिस्तान के अंदर ही हम अगर बात करें तो क्या अदम मसावात, तालीम का फुकदान, ये वजूहात हो सकती हैं जो पाकिस्तान में गुर्बत इस कदर बढ़ चुकी है? पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसके अंदर ये तमाम फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पिछले तमाम 70 दहाइयों की इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखें, तो देखें जब भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है तो वो दो चीज़ों के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखें तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा जो एक लैक नजर आता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स का नजर आता है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स कम होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल ज्यादा होते हैं, क्योंकि उससे हमें सियासी मफादात जल्दी मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी मुसलसल एक क्राइसिस के अंदर फंसी रहती है ना। और उसी क्राइसिस का असर हमारे उन तबकात पे आता है जो या तो मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं या बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग जो रह रहे होते हैं, उनके ऊपर उसका असर ज्यादा आता है। और हम ये देखते हैं कि मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाती है, और इस तरह एक डिक्लाइन, हमें माशी डिक्लाइन नजर आता है लोगों के अंदर। इसकी वजह से ये यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को ना सिर्फ ये कि इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, दूसरा ये है कि सेहत की बुनियादी सहूलतों का फुकदान नजर आता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जो है वो हर वक्त अपने एक इकोनॉमिक क्राइसिस को मीट करने में लगी हुई है, तो वो बहुत सारे अहम चीज़ों पे से उनका ध्यान हट जाता है। खास तौर से अगर हम देखें तो हमें मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज का बहुत ज्यादा फुकदान नजर आता है। जो हमारे रिमोट इलाके हैं उनके अंदर, जो हमारी पावर्टी स्ट्रिकन एरियाज हैं उनके अंदर। और और डॉक्टर इसके समीर, लिए जिस अदम मसावात की बात मैं करती, बिल्कुल यकीनी तौर पर आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमारी हुकूमत के करने के इकदाम हैं। हमारी हुकूमत को भी इस हवाले से जो पॉलिसीज़ मुरतब जब की जाती हैं तो उसमें जो आम आवाम है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं अदम मसावात की जो मैं बात कर रही हूँ। हम खुद अपने, अगर हम नौकरियाँ कर रहे हैं तो हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की बात तो करते हैं, हम इसके ऊपर सोच विचार तो करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जो हमारे अंडर काम करने वाले हैं, हमारे मुलाजिम हैं, हमारे इर्द गिर्द स्टाफ है जो दीगर, हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर कोई 20 साल से, हमारे से 10 साल से 20,000 पर काम कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि उसके घर का चूल्हा कैसे चलता होगा। यही वो वजह है कि बहुत सारे लोग जो है वो खते गुर्बत से भी नीचे जी रहे हैं। उनकी तो ज़िंदगियाँ मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ना होने के बराबर है कि वो खाने पीने की अशिया जो है वो उनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते अपने बच्चों की। तो ये अदम मसावात हमें इंडिविजुअली भी क्या, किस तरह से हमें करना चाहिए ताकि हम उन लोगों का भी ख्याल रख सकें जो कि हमसे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, इसके अंदर आप ये देखें कि वो लोग के जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है, अगर वो अपनी दौलत जो है उसको ज़ाया करने के बजाय, जो एक नमूदो नुमाइश है और एक ब्रांड्स की दौड़ है, उसके ऊपर आप ज़ाया करने के बजाय उसको उन लोगों तक फ़ायदा देने के लिए पहुंचाएं कि जो इस वक्त उसके ज़्यादा हकदार हैं, ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो यकीनन अल्लाह ताला आपको भी बरकत देगा और उनके भी कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। और इसी तरह एक गुर्बत की जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैं आपको ये बात भी जिक्र करती चलूं कि क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अपने माशरे में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, और इसके अंदर
ये बच्चे जब घरों से काम करने के लिए निकलते हैं तो ये जिस तरह की वायलेंस और अब्यूज को गुजारते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, वो इनके अंदर एक लाइफ टाइम अपने असरात छोड़ जाती हैं वो चीजें। जरूर। और उसकी वजह से भी जब बच्चे बड़े होते हैं तो आप ये देखें कि ये एक विशियस साइकिल है कि फिर जब ये बच्चे बड़े हुए तो ये तो ट्रॉमेटाइज बच्चे थे ना, यही बच्चे जो है ये मनीष इस्तेमाल की तरफ भी ज्यादा जाते हैं। फिर इन बच्चों से आगे जो नस्लें बनती हैं अगेन वो एक और ट्रॉमेटाइज्ड जनरेशन होती है। तो आप देखें कि एक साइकिल है जी। जिसके अंदर हम, और इसके ऊपर बेसिकली बैठकर जो है हुकूमती इदारों को बैठकर इसके ऊपर गौर करने की जरूरत ठीक है, है कि ये हुकूमत किस को तो तरह गौर करना से। चाहिए, लेकिन जो माशरती रवैये हैं, हमारा अदम बर्दाश्त, आपस में एक दूसरे के साथ जो जी, बर्ताव है। आपकी आवाज मुझे नहीं। डॉक्टर साहब, जी, जी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आवाज़ पहुंच सके। अगर सुन पा रही हैं तो बताइएगा कि आपस में जो अदम बर्दाश्त है, जो हमारे आपस में रवैये हैं, जो एक दूसरे के साथ लेन देन है, उसके अंदर भी हम कसूरवार गुर्बत को ही ठहराएं। ये सारी खराबियाँ उसकी वजह से हैं या हमारे अंदर भी कुछ खराबियाँ जिसके ऊपर हमें काम करना होगा? जी जी बिल्कुल, ये इनका ताल्लुक गुर्बत से नहीं है, इनका ताल्लुक हमारी अखलाकी गिरावट से है। क्योंकि हमने वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों की जो वैल्यू है, उसका मयार, इंसानों की जो अहमियत है उसका मयार रुपए और पैसे को बना लिया है। तो इस तरह इंसान जो है वो रुपए और पैसे की दौड़ में लग गए हैं। जब हमारे मयार किसी भी इंसान की वैल्यू को मेजर करने के लिए उसकी अखलाकियात और उसकी मॉरल वैल्यूज होती थी, तो लोग अपनी अखलाकियात और मॉरल वैल्यूज के ऊपर तवज्जो देते थे। अब हमने खुद ही उनको इनसिग्निफिकेंट किया। तो इसकी वजह से ये है कि ना सिर्फ ये कि इंसान की मॉरल वैल्यूज बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं, अखलाकियात तबाह हो गई हैं, और माशरे में एक दौलत की दौड़ और हिर्स और हवस लग गई है। इस चीज ने एक और तरह का डिप्रेशन क्रिएट कर दिया सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल सही। बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अगर हम हमारे यही साथ बात थी। करते हैं, मुल्क अगर तरक्की कर रहा है तो फिर गुर्बत क्यों है, फिर अवाम गुर्बत में क्यों जी रही है? बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर समिया आतिर, लाइफ कोच। और हमें अपने रवैयों को भी थोड़ा तब्दील करने की ज़रूरत है, अपने उन लोगों को देखने की ज़रूरत है जो कि ख़तरे गुर्बत से नीचे जी रहे हैं, जिनके घर के चूल्हे हमारी तनख्वाहों से चलते हैं, और उनको भी मेरे ख्याल में उनका ख्याल करने की ज़रूरत है, हौसला अफजाई की ज़रूरत है। और उनका भी थोड़ा सा ख्याल करें कि अगर आप अच्छी सैलरी, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो उनका भी कोई हक बनता है अच्छी खुराक पर, अच्छे लिबास पर, उनका भी ख्याल और कीजिए। जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उसे पहचानिए। हो सकता है कि आपके पास कुछ ना हो, लेकिन जो बहुत कुछ है उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, और दूसरों के पास ज़्यादा होने की वजह से अपनी उन नेमतों को नज़रअंदाज करते हुए नाशुक्री ना कीजिए। गुर्बत एक मसला है और उसकी बेहतरी के लिए आप काम कीजिए। और जो पहला सवाल था हमारा कि गुर्बत चॉइस है या नसीब है, तो मेरे ख्याल में गरीब अगर आप पैदा होते हैं तो ये आपका नसीब है, और अगर आप गरीब इस दुनिया से जाते हैं तो ये आपकी चॉइस थी। उसके लिए आपने सही तरह से एफर्ट नहीं की उस गुर्बत को दूर करने के लिए। तो अच्छी तरह से एफर्ट कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए भी और अपने लाइफस्टाइल की बेहतरी के लिए भी। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इश्यूज होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। ज़ियाबतीज़ या शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसकी मरीजों की तादाद दिन ब दिन पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक हालिया तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 फर्द ज़ियाबतीज़ के मर्ज में मुब्तला हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही, और अब बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शुगर का मर्ज उनमें भी बढ़ रहा है। और पहले हम कहते थे 40 साल के बाद शुगर लाक होती है, अब उसके बाद 20 साल के बाद, और अब हम देख रहे हैं कि 14-15 साल के बच्चों में भी, उससे छोटे बच्चों में भी हम देख रहे हैं कि शुगर का मर्ज पाया जाता है। ये इंतहाई तशवीशनाक अमर है, लेकिन इसके ऊपर बात करने के लिए हमने आज मदऊ किया है डॉक्टर शाहीन नदीम साहब को, जो कि माहिर इमराज ज़ियाबतीज़ हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, यकीन तौर पर हम ये समझते हैं कि उम्र के साथ शुगर का कोई अमल दखल है। उम्र जब बढ़ती है तो वैसे वैसे ही आपकी टेंशनें भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आप कहीं ना कहीं शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, 13-14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 13 से 15 साल के लड़के या लड़कियां, वो भी शुगर में मुब्तला हो गए हैं। इसकी क्या वजूहात है? पहले हम वजूहात पर आ जाते हैं। क्या शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल या फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो कि बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड होती है, वो वजूहात है? देखिए, बच्चों में जो आजकल टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रही है। एक तो ये वजह है कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 डायबिटीज दोनों ज्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है इनका केसेस ना। देखिए, एक स्टडी अभी 2022 में एक रीसेंट ग्लोबल स्टडी आई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो टाइप 1 डायबिटीज है बच्चों में, वो हर साल 3 से 4% उसमें इजाफा हो रहा है। यानी पहले हमारा ये होता था कि जी एज रिलेटेड डिजीज है डायबिटीज, कहते थे कि जी बड़ों में होती है
और बच्चों में अगर होती है तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है और बहुत कम बच्चों में होती है। लेकिन आजकल देखा ये गया है कि बोथ टाइप 2 भी और टाइप 1 दोनों तरह की डायबिटीज बच्चों में इसका तनासुब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, एशिया में और पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? ये इतने तशवीशनाक इजाफे की वजह क्या है? क्या ये जीन्स के अंदर ये ट्रांसफर हो रहा है, या जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि डिप्रेशन, एंजाइटी या ज्यादा मीठा खाना, असल वजह क्या है इसकी? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज जो बच्चों में बढ़ रही है उसकी वजह तो बेसिकली मोटापा है। और मोटापा जो है और जंक फूड, यानी जो खाना है बच्चों का वो नॉर्मल डाइट से हटकर जो है वो वेस्टर्न डाइट हो गया। जैसे फास्ट फूड आइटम्स हैं, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, पिज्जा, बर्गर, ये चीज सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे बच्चों में मोटापे की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब बच्चे मोटे हो रहे हैं और उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उनमें फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं बहुत तेजी से। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज मुमकिन है? टाइप 2 में भी अगर टाइप 2 का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे तो इसका इलाज मुमकिन है, और क्या ये मुकम्मल तौर पर बच्चों की बॉडी से इसको खत्म किया जा सकता है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है जो कि बेसिक वजह उसमें मोटापा है, बच्चों में जो मोटापे की शरह में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में हो रही है। तो वो तो बेसिकली अगर बच्चे का वजन हम टाइमली उसको कम कर लें और हेल्दी डाइट पे और एक्सरसाइज पे और हेल्दी लाइफस्टाइल पे ले आए तो ये खत्म हो सकती है बच्चों में से, और मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा मुमकिन है। लेकिन जहां तक टाइप 1 डायबिटीज का ताल्लुक है, अगर ये एक दफा हो जाती है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत होती है और बॉडी में जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन बना रहे होते हैं वो मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो आजकल टाइप 1 डायबिटीज भी बच्चों में ज्यादा हो रही है, और बेसिक वजह उसकी ये है कि कुछ खास किस्म के वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि अर्ली लाइफ में होते हैं, जैसे कॉक्सिकी वायरस है या एंटेरो वायरस है। ये वायरसेस क्या करते हैं कि ऐसा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं जिसकी वजह से पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज। तो डॉक्टर साहब, ये फिर लाइफ टाइम और बड़ी वजह टाइप 1 डायबिटीज की है। जी, आप बात कर लीजिए मुकम्मल। जी, एक और बड़ी वजह टाइप 1 डायबिटीज की है वो जो अर्ली एज में ब्रेस्ट फीडिंग का फुकदान होता जा रहा है। माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से की बिना पे वो काउ मिल्क पे आ जाती हैं, ग्लूटेन डाइट पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से एक खास ये बड़ी अहम बात की आपने डॉक्टर साहब। लेकिन अब वो माएँ जो ऑलरेडी शुगर का शिकार हैं, अगर वो ब्रेस्ट फीड करवाएंगी तो क्या उनसे बेबी के अंदर ट्रांसफर होने के खदशात भी बढ़ जाएंगे? और अगर खुदा ना खास्ता टाइप 1 का शिकार कोई बच्चा हो गया तो फिर क्या लाइफ टाइम उसे इंसुलिन लेनी पड़ेगी? क्या क्या एहतियातें हैं? और जो बड़ों को साइड इफेक्ट्स होते हैं शुगर के, आपकी बॉडी पार्ट्स का उसमें डैमेज होना या असरअंदाज होना, आपको एहतियात बरतना लाइफ टाइम, फिर वो सारा प्रोसेस बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहला तो आपका पार्ट सवाल का ये था ना कि माएँ अगर बच्चों को, माओ में अगर डायबिटीज है या माँ अगर डायबिटिक है और वो बच्चे को, नॉर्मल बच्चा है, उसको ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उससे डायबिटीज फैलती है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज। मतलब डायबिटीज कोई मुतदी बीमारी नहीं है कि माँ से बच्चे में आएगी या दूध पिलाने से आएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने ये कहा था कि जो अर्ली एज में ब्रेस्ट फीडिंग जब माएँ नहीं करवाती हैं और काउ मिल्क पे आ जाती है तो उससे कुछ बच्चों में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है गट की बैड हेल्थ की वजह से। उसकी वजह से जो है ना वो ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है और वो अटैक करता है पैनक्रियास पे और टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है तो वो कॉम्प्लिकेशन जो कि न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी या रेटिनोपैथी है, जो कॉम्प्लिकेशंस है माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की, वो क्या बच्चों में होती है? देखिए, बच्चों में उसका चांस तो होता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे होते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन पहले 5 साल तक नहीं होती। 5 साल के बाद अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर जो है वो ये कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाएगा डायबिटीज का तो ये कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क बढ़ता जाएगा। और इसका मतलब ये है कि फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने के लिए, डायबिटीज से सेव रखने के लिए हमें बच्चों की एक रूटीन बनानी पड़ेगी, उनको एक्सरसाइज की तरफ, हेल्थी डाइट की तरफ लाना पड़ेगा। जो फूड वो खा रहे हैं, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, वो सारा उनकी जिंदगी से माइनस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जहाँ तक देखिए मोटापे का ताल्लुक है, टाइप 2 का ताल्लुक है, तो उसमें तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे आना पड़ेगा, डाइट नेचुरल करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक डाइट लेनी पड़ेगी, जितनी वेस्टर्न डाइट है उसको खत्म करना पड़ेगा, बच्चों को एक्सरसाइज का और फिजिकल एक्टिविटी का
आदी बनाना पड़ेगा। जहां तक टाइप 1 का ताल्लुक है तो उसमें ये है कि माओ को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप ब्रेस्ट फीड कम से कम 6 महीने से लेकर साल तक आप बच्चों को अपना दूध जरूर पिलाएं। दूसरा ये कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है अर्ली एज में, उससे भी इम्यून रिस्पांस जो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। तो बच्चों को सनलाइट का एक्सपोजर का आदी बनाएं। जब बच्चों को आप बाहर निकालेंगे, सूरज का एक्सपोजर होगा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है। इसके अलावा डाइट ऐसी रखें जिसमें विटामिन डी हो, जैसे फिश है, जो मीट है या फ्रूट्स हैं, या इस तरह की जो डाइट है जो कि ऑर्गेनिक डाइट है, उससे बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी कम होती है, और दूसरा ये कि बच्चे का वेट कंट्रोल में रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टाइप 1 बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ों की तरफ आ जाते हैं हम। बड़े जब शुगर का शिकार हो जाते हैं तो क्या उनका भी टाइप 1 टाइप 2 उनका कंट्रोल किया जा सकता है अगर शुगर का कोई इनिशियल पेशेंट है? क्योंकि हमने देखे बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस भी जिन्होंने अपनी शुगर को टाइप 4 से भी नीचे लाया है और फिर वो बिल्कुल शुगर फ्री हो गए हैं उनकी बॉडी। तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज है, जो बड़ों में होती है, वो मर्दों में हो या औरतों में हो, तो वो मुकम्मल तौर पे रिवर्स या 100% क्योर नहीं हो सकता। सारी उम्र लाइफस्टाइल को चेक पे रखना पड़ता है, लाइफस्टाइल बेहतर रखना पड़ता है, डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखना पड़ता है, तो फिर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं करती, कंट्रोल में रहती है। जहां तक ये बात है कि जो ये रिवर्स हो सकती है कि नहीं, तो कुछ ऐसी टाइप्स की डायबिटीज है जैसे प्री डायबिटीज है, जिसको हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे 100% क्योर हो सकती है। इसके अलावा गेस्टेशन डायबिटीज जो खवातीन में होती है दौरान हमल, वो भी 100% जो है वो क्योर उसका हो तरीका जाती कार है। क्या होगा? 100% क्योर हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसके अंदर अगर एहतियात नहीं करती खवातीन, हम देखते हैं कि वो उसको मुस्तकिल फिर इंसुलिन का सामना करना पड़ता है और मुस्तकिल शुगर की पेशेंट बन जाती हैं। वो क्या बेहतियातियाँ होती हैं और क्या एहतियात है जिसे बरतते हुए आप इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली एहतियात तो ये है कि आप अपने वजन को इन चेक में रखिए। अपना वेट एक खास हद से, जो आपकी हाइट के हिसाब से जो हेल्दी वेट है, आप उसको बढ़ने देना है। एक ये बात। दूसरा, सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेट का मोटापा है या पेट का जो बाहर निकलना है, उसको आप कंट्रोल में रखिए। आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें, आप ऐसी डाइट लें जिससे आपका पेट ना बढ़े, आपका वजन ना बढ़े। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कि अपने आप को, खवातीन हो या मर्द हज़रात, उनको अपने आप को एक्सरसाइज का आदी बनाना होगा। कम से कम आधा घंटा रोजाना की बेस पे कोई टाइम आपको निकालना पड़ेगा, जो जिसमें आप बाहर जाके लॉन में या घर में या किसी भी जगह पे आप एक फिजिकल एक्टिविटी को करें, जिसमें तेज ब्रिक्स वॉक भी हो सकती है, जिम जाकर एक्सरसाइज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको आधा से घंटा कम से कम पूरी जो दिन का है दौरानिया, उसमें अपने आप को एक्सरसाइज करने का। और आटा, मल्टीग्रेन आटा और डाइट, ये सारे अवामिल कितने असरअंदाज होते हैं? साथ में डिप्रेशन, सोचों में रहना, परेशान रहना, ये दो फैक्टर कितने असरअंदाज होते हैं? एक्सरसाइज तो आपने तज़किरा कर दिया सर। जी एग्जैक्टली। देखिए, ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी का आपने बताया, इसका बहुत बड़ा असर है, खास तौर पे आफ्टर कोविड-19 जब ये गुजरा है, उसके बाद जो लोगों में डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आया है, और फैमिली क्राइसिस की वजह से जो डिप्रेशन और एंजाइटी आई है लोगों में, उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ा है, खासतौर पे पाकिस्तान में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। और एंजाइटी का और स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से डायबिटीज हो जाती है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटापे और लाइफस्टाइल और डाइट के बाद चौथा बड़ा फैक्टर स्ट्रेस और एंजाइटी है। जहां तक आपने डाइट की बात की कि आटा देखें, जो ये फाइन आटा है जिसमें से चोकर निकाल लिया जाता है, बिल्कुल मैदा बन जाता है, ये आटा भी एक रोल प्ले करता है। खासतौर पे वो जो टाइप 2 डायबिटीज के या टाइप 1 डायबिटीज के ऑलरेडी शिकार पेशेंट्स हैं, उनमें अगर ये आटा इस्तेमाल किया जाता है तो शुगर कंट्रोल नहीं होती, चाहे दवाइयां ली भी जाए तब भी डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है। तो ये जो आटा है उसको हम चेंज करके ऑर्गेनिक आटा, ये जो हमारे बुजुर्ग खाते थे चक्की वाला आटा या जिसमें चोकर मिक्स होता है, वो, या आजकल मल्टीग्रेन आटा आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो जौ का आटा और बाजरे का आटा ये मुख्तलिफ इकसाम के आटे में मिक्स भी मिलते हैं, क्या हमें वो ले लेने चाहिए मल्टीग्रेन जो आटे हैं, या फिर हमें किसी एक खास किस्म का आटा इस्तेमाल करना चाहिए? वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो शुगर पेशेंट हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा आटा खाना चाहिए, कौन सा उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो वही चक्की का आटा या जो आम आटा है गंदम का, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्पेसिफिक कोई आटा है जिसका इस्तेमाल करने से उनकी शुगर कंट्रोल रह सकती है?
देखिए जो फाइन आटा है जिसमें से चोकर निकाल लिया जाता है, जो बाजार में मिलता है फैक्ट्री का आटा जो है, वो तो अनहेल्दी है, वो तो किसी भी तरीके से जो है ना, चाहे वो टाइप 1 डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, गेस्टेशन डायबिटिक है, टाइप 2 है, किसी भी किस्म की डायबिटीज में ये नुकसानदेह है। जहां तक हेल्दी आटे का ताल्लुक है, तो जो चक्की का आटा होता है जिसमें चोकर मिक्स होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, उसमें कार्ब ज्यादा होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्लो करता है, स्पाइक्स नहीं आती। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बेहतर आटा है, जैसे जौ का आटा है या बाजरे का है या जवार है, या इस तरह के जो 2-3 आटे को मिक्स करके जो मल्टीग्रेन का आटा बनाया जाता है, जिसमें आप खालिस चक्की का आटा भी मिक्स कर लें, जौ का भी मिक्स कर लें, बाजरा भी मिक्स कर लें, तो ये 2-3 आटे मिक्स करके अगर आप अपने सामने खुद चक्की पे जाकर अगर इंसान अपने सामने ये आटे मिक्स करके मल्टीग्रेन अपना बनाता है, तो बहुत ज्यादा है। मल्टीग्रेन आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बना भी रहे हैं मल्टीग्रेन। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहीन नदीम मोहम्मद मौजूद थे, माहिर इमराज ज़ियाबतीस। और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए आप शुगर से बच सकते हैं और अपने बच्चों को इससे महफूज रखिए। उनकी आदत जो है वो बदलिए, उनकी जो फास्ट फूड खाने की आदत है उसको भी उससे निकालिए और साथ साथ उनको एक्सरसाइज की आदत डालिए, हेल्थी एक्टिविटी की आदत डालिए। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं और अफसोसनाक वाकया नाज़रीन पेश आया है। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद हुई है और बहुत से अफसोसनाक पहलू हैं, बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे, लेकिन अफसोसनाक पहलू एक ये भी है कि उनकी फैमिली उन्हें ओन करने से इनकार कर रही है। उनके फैमिली ने ना तो राब्ता किया और जब डेड बॉडी लेने की बात हुई उनके वालिद साहब ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और वालिदैन से, घर वालों से कोई राब्ता नहीं था। 7 साल से फ्लैट में अकेली रह रही थी। हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले हम देखें तो आयशा खान जो थी वो भी तन्हाई का शिकार होकर वो भी बिल्कुल एक पुरानी हफ्ता पुरानी लाश उनकी फ्लैट से मिली थी और अब 1 महीना पुरानी लाश ये बताई जा रही है। और फिर बहुत सारे हकाइक भी सामने आ रहे हैं। वालिदैन ने इनकार कर दिया है लाश लेने से भी। क्या कुछ तफसीलात है? रजब अली हमारे साथ मौजूद है। रजब, बताइएगा क्या कुछ अभी तक तफसीलात सामने आ सकी हैं, क्यों ये इतना तन्हाई का शिकार थी और 1 महीना पहले उनका इंतकाल हुआ है और 1 महीने बाद जाके लाश मिली है? आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? और ये भी बताइएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक सामने आएगी, डीएनए रिपोर्ट, जिससे पता लग सके कि ये उन्हीं की लाश है? देखें, 2018 से हुमैरा असगर जो है इसी फ्लैट में रिहाइश पजीर थी, डिफेंस फेज 6 के, जहाँ से लाश मिली है। और 2023 यानी 1 साल का उन्होंने जो है किराया, 2024 से उन्होंने घर का किराया अदा नहीं किया था और मालिक मकान ने कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में इस हवाले से केस किया हुआ था। और कल बैलिफ के साथ जब मालिक मकान जब वहाँ घर पे पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दस्तक देने पर जब दरवाजा नहीं खोला गया तो दरवाजा तोड़ा गया, तो घर के अंदर से डीकम्पोज डेड बॉडी उनकी मिली है हुमैरा असगर की, जो तकरीबन बताया जा रहा है कि जो है तकरीबन 1 माह पुरानी हो सकती है। गली सड़ी वो डेड बॉडी थी, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अच्छा रजब, उस बिल्डिंग में जहां पर ये फ्लैट था वहां पर कोई और फ्लैट या कोई और रिहायशी वहां पर कोई फैमिली नहीं थी जिनको स्मेल एटलीस्ट आई हो? क्योंकि बॉडी तो 2 से 3 दिन भी पुरानी हो तो उसका पता चलना शुरू हो जाता है। तो गिरदो नवाह में अगर हम इस फ्लैट की बात करें तो कोई और घर, कोई और फैमिली वहां पर आबाद थी? देखिए, अतराफ में लोग तो हैं रिहाइश पजीर, लेकिन चूंकि प्रॉपर कोई ऐसा वेंटिलेशन नहीं था उसके फ्लैट में, चारों तरफ से बंद किया हुआ था, एयर कंडीशन वगैरह की वजह से बंद किया हुआ होगा, जिसकी वजह से उसकी बू जो है वो बाहर तक नहीं जा सकी। अलबत्ता दरवाजे के साथ काफी उसकी जो है वो बू आ रही थी, लेकिन अतराफ में फैली भी नहीं थी बू उसकी। बहरहाल उसकी जब लाश निकाली गई तो उसके बाद जब पता लगा कि हुमैरा असगर की लाश है और जो है उसका मोबाइल फोन भी मिल गया, पुलिस हुक्काम का ये कहना है, पुलिस जराये का ये कहना है कि डेड बॉडी के अतराफ से या घर से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये शक हो। ठीक है, मोबाइल की आप बात करें रजब, मोबाइल डाटा भी निकलवाया जा रहा है, उसमें अभी तक मोबाइल कोई डेटा निकाला गया, उनके मोबाइल से ही उनके भाई का पहले नंबर निकाला गया, उनके भाई के जरिए वालिद से बात की गई, जिस पर वालिद ने कहा कि जी मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, काफी अरसे से हम जो है उससे लाताल्लुक थे, लिहाजा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपको जो करना है आप करें। पुलिस अच्छा, कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज, कोई ऐसा सबूत मिला हो मोबाइल के जरिए जिससे वो राब्ते में हो, जिसमें कत्ल में या ये मर्डर है या खुदकुशी है, कोई सबूत मिल सके, कोई मुआवनत मिल सके? देखिए, ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। अलबत्ता पोस्टमार्टम में भी अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। अलबत्ता वजह मौत का तयन जो है फौरी तौर पे किया नहीं जा सका है, क्योंकि उनके आज़ा और नमूने महफूज किए गए केमिकल एग्जामिन के लिए। और केमिकल एग्जामिन में अभी आज जो है वो भेजे जाएंगे, तो उसके बाद आइंदा चंद दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये बात सामने आ जाएगी। अच्छा रजब, इस बात की तस्दीक कैसे हुई, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लाश बुरी हालत में मिली है, गल सड़ चुकी है, कि ये लाश हुमैरा असगर की ही है, इस बात का कैसे पता चला? देखिए, हुमैरा असगर की तमाम शवाहिद तो वहीं से मिले हैं। हुमैरा असगर के अलावा किसी और फर्द के वहां से शवाहिद नहीं मिले।
और दूसरी बात ये कि डीएनए और दीगर सैंपल्स पुलिस ने ले लिए। जैसे ही अगर उनके घर वाले कोई यहाँ पर आते हैं या राब्ता करते हैं तो उनके डीएनए करा के उससे मैचिंग भी की जाएगी। ये एक अलग मरहला है। अलबत्ता अभी जो बात हो रही है कि लाश अगर उमेरा चन्ना की है तो उसकी मौत जो है वो तबई, अब तक जो है जो शवाहिद मिले उनसे वो मौत तबई मालूम होती, लेकिन घर वाले उसकी लाश लेने से इनकारी है। उनका कहना है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को एक सख्तखाने मुंतकिल किया गया। कानून के मुताबिक अभी इंतजार कर रही है पुलिस ने उन्हें कहा तो है कि भाई आप आके कम से कम अपनी लाश जो है वसूल कर लें। अगर लाश वसूल नहीं की जाती तो फिर जो है वो रियासत की साथी जिम्मेदारी। अदाकारों से कोई राब्ता हुआ हो जिनके साथ वो काम कर चुकी हैं, क्योंकि वो मॉडल भी थी, अदाकारा भी थी, उनसे कोई राब्ता हुआ हो, कोई उनकी कत्ल से मुतल्लिक या उनके मर्डर से मुतल्लिक उसमें मुआवनत मिल सके? कब से वो राब्ते में नहीं थी और किसी कोई नाचाकी किसी की तरफ से कोई थ्रेट्स उनको मौसूल हो रहे हो? हाँ, पुलिस हुक्काम से इस हवाले से जो पुलिस ज़राए से हमारी बात हुई है, पुलिस ज़राए का कहना है कि अतराफ में इनका जो हल्का अहबाब था उसको चेक किया गया है। वो जो है काफी अरसे से अपने हल्का अहबाब से भी जो है दूर थी, कटी रहती थी और किसी से उनकी कोई ज्यादा गुफ्तगू नहीं होती थी। काफी अरसे से इनकी किसी जो है वो अपने जानने वाले से भी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लिहाजा उन्हें भी कोई ऐसा शक शुबा नहीं है कि आया इसका कत्ल हो सकता है। अलबत्ता पुलिस अपनी तहकीकात जो है वो मुकम्मल कर रही है, बारीक बीनी से। इसी वजह से लाश का पोस्टमार्टम भी कराया गया है और जैव हुआ से क्राइम सीन यूनिट के जरिए तमाम तर शवाहिद भी घर से इकट्ठा किए हैं कि कहीं ना कहीं अगर कोई शक शुबा रह भी जाता है तो उसकी भी तसल्ली कर ली जाए, मुकम्मल तहकीकात। बहुत शुक्रिया रजब अली हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, 3 हफ्तों दूसरा वाकया, और कहा यह भी जा रहा है, जो हकायक सामने आ रहे हैं कि फ्लैट के मालिक ने किराए के लिए केस भी कर रखा था, क्योंकि 2024 के बाद उन्होंने किराया था वो नहीं दिया, अदालती बैलेंस भी वहां पर आया तो लाश उन्होंने देखी है और फिर ये मुद्दा सामने आया है, जो कि लेकिन बहुत ही तकलीफ दे अमर है कि एक इतना लोगों को, इंडस्ट्री को अपना चेहरा दिखाने वाला बंदा या फिर जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो, जो इतना पसंद किया जाता हो, जिसने इतना सर्व किया हो, उसको यूं अचानक भुला दिया जाना और फिर उसका यूं सबसे कट जाना और तन्हाई का शिकार हो जाना और यूं अपने फ्लैट में 1 महीना पुरानी उनकी लाश पाया जाना बहुत ही तकलीफ दे अमर है। हम उन लोगों को बहुत जल्दी भुला देते हैं जिनको हम स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, और फिर उनकी फैमिली का जिस तरह का रद्द-ए-अमल है उनका ऑन ना करना। मुश्किल वक्त में कहते हैं सबको एक हो जाना चाहिए, और इस वक्त अगर फैमिली उनकी ऑन नहीं करे, कोई गलतियां कोताहियां औलाद से हो चुकी हैं, बेटी से हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में उनको इस वक्त माफ करके बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं वसूल कर लेनी चाहिए। दुआ करते हैं कि असल हकायक सामने आ सकें और जल्द उनकी तदफीन को यकीनी बनाया जाए, ताकि उनकी आखिरत की मंजिलें, आखिरत का जो सफर है वो पुरसुकून तरीके से वो आसान हो जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।